अध्याय 11 मेट्रो में। रात। फंघाई शहर की मेट्रो लाइन 2। दोनों बच्चियों के स्वभाव को निखारने के लिए यूमो ने न तो टैक्सी ली और न ही वह लग्जरी कार चलाई जो उसकी माँ विला में छोड़ गई थी। इसके बजाय उसने बस और मेट्रो से सफ़र करना चुना ताकि शीशी और शिनशिन का अजनबियों से अधिक संपर्क हो सके। रात के 10:30 बजे तक मेट्रो में यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो चुकी थी। आज दोनों बच्चियों ने खूब मज़े किए थे। उन्होंने सुंदर कपड़े खरीदे थे और उस मनोरंजन पार्क में भी गई थी जहां जाने की उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी। अब दोनों अपनी अपनी सीट पर बड़े बड़े टेडी बियर को गोद में लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खेल रही थीं। उनकी मासूम हरकतें आसपास बैठे यात्रियों का ध्यान बार बार अपनी ओर खींच रही थीं। सुंदर चीज़ों की ओर हर किसी का मन खींचता है। जब से दोनों बच्चियों ने अपने साधारण कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहने थे वे बेहद प्यारी और शाही लगने लगी थीं। इस समय मेट्रो में बैठे अधिकांश यात्री ओवरटाइम करके लौट रहे थे। उनकी आंखें थकान से लाल थीं, लेकिन कोई भी आंखें बंद करके आराम नहीं कर रहा था। सभी समय समय पर उन दोनों बच्चियों की ओर देख लेते थे। शायद उन्हें अपने घर पर इंतजार कर रहे बच्चे याद आ रहे थे, या फिर अपनी वे प्रेमिकाएं जो अभी भी देर रात तक काम कर रही थीं। पापा, क्या हम कल डिज्नीलैंड जा सकते हैं? दीदी को प्रिंसेस एल्सा बहुत पसंद है। क्या आप उसकी यह छोटी सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? शिनशिन ने पूछा। पापा, मेरी छोटी बहन को डोनाल्ड डक बहुत पसंद है। शीशी भी पीछे नहीं रही। यूमो तुरंत समझ गया कि दोनों छोटी लड़कियां एक दूसरे की इच्छा पूरी करवाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, कल मैं तुम दोनों को डिज्नीलैंड ले जाऊंगा, लेकिन आज घर पहुंचते ही जल्दी सोना होगा। 11 बजे से पहले सो जाना। अगर ऐसा किया तो आगे भी पापा तुम्हें जहां जाना होगा वहां ले जाएंगे। दोनों बच्चियों ने एक दूसरे की ओर देखा। पापा, क्या हम सोने से पहले आधे घंटे तक एल्व्स वाली कहानी सुन सकते हैं? शिनशिन ने धीरे से पूछा। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट। यूमो ने जानबूझकर सख्त चेहरा बनाया। तो 25 मिनट कैसे रहेंगे पापा? शीशी ने तुरंत मोलभाव किया। इन दोनों ने तो अब मोलभाव करना भी सीख लिया था। ठीक है, 25 मिनट। आखिरकार यूमो मान गया। ये पापा सबसे अच्छे हैं। चुम। दोनों बच्चियों ने यूमो के दोनों गालों पर एक एक चुंबन दिया। ये दृश्य देखकर आसपास बैठे यात्रियों के दिल भी गर्माहट से भर गए। भाई, सच कहूं तो तुम्हारी बड़ी किस्मत है। दो बेटियां हैं। मेरा बेटा तो घर पर मेरी जान खा जाता है। यूमो के बगल में बैठे व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। हाँ, बेटियां तो बेटों से कहीं ज्यादा प्यारी होती हैं। यूमो ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। भाई, तुम्हारी बेटियां किस किंडरगार्टन में पढ़ती हैं? सफ़र लंबा था, इसलिए वह व्यक्ति यूं ही बातें करता रहा। किंडरगार्टन? यूमो ने वास्तव में इस विषय में कभी सोचा ही नहीं था। देखने से तो लगता है कि दोनों 4.5 साल की होंगी। क्या अभी तक स्कूल नहीं गईं? उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। फिलहाल मेरे पास समय है, इसलिए मैं खुद ही इन्हें पढ़ा सकता हूँ। यूमो ने कहा। ऐसा मत कहो भाई। वह आदमी हंस पड़ा। लगता है तुम पूरे समय घर पर रहने वाले पिता हो, लेकिन बच्चों को किंडरगार्टन भेजने का सबसे बड़ा फायदा पढ़ाई नहीं होता। असली बात यह है कि वहाँ उन्हें अपनी उम्र के दोस्त मिलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं और माता पिता भी निश्चिंत रहते हैं। तुम्हारी बात सही है। यूमो ने सोचते हुए सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि बाद में दोनों बच्चियों से पूछेगा कि क्या वे किंडरगार्टन जाना चाहती हैं। उनकी उम्र के हिसाब से तो वे प्राथमिक विद्यालय भी शुरू कर सकती थीं। उसी समय मेट्रो एक स्टेशन पर रुकी। कुछ यात्री उतर गए और नए यात्री चढ़ आए। यूमो ने स्टेशन का नाम देखा। अब घर पहुंचने में केवल एक स्टेशन बाकी था। छी, हे भगवान, ये कैसी बदबू है। यूमो के सामने एक नशे में धुत महिला आकर खड़ी हुई। पास बैठी एक बुजुर्ग महिला ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया। इतनी रात को इस तरह के कपड़े पहनकर शराब पीकर घूम रही है। पता नहीं कहाँ से आ रही होगी। बड़बड़ाते हुए वह तुरंत दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। उधर वह महिला सीट के किनारे सहारा लेकर खड़ी थी। वह बेहद असहज दिखाई दे रही थी। आजकल की लड़कियां भी। आसपास बैठे लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। यूमो ने भी हल्की सी नज़र डाली। महिला ने बहुत आकर्षक कपड़े पहन रखे थे। लेस वाला ब्लाउज, ऊपर फर का कोट, सुंदर प्रोफेशनल मिनी स्कर्ट, त्वचा के रंग की स्टॉकिंग्स और काले हाई हील्स। हल्के मेकअप के साथ वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे का भाव बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और लड़खड़ाते हुए खड़ी हो गई। ये देखकर आसपास बैठे सभी लोग तुरंत उससे दूर हट गए। आजकल कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। क्या पता यह महिला कोई ठगी करने वाली हो। सभी लोगों की घृणित निगाहों के बीच उसने फर्श पर उल्टी कर दी। फिर वहीं मेट्रो के डिब्बे में गिर पड़ी। उसका हैंडबैग सीट पर ही रह गया। महिला ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलीं। वह लगातार अपने बैग की ओर देख रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे, मानो वह कुछ कहना चाह रही हो।
बाकी यात्री या तो उसकी तस्वीरें खींच रहे थे या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, लेकिन किसी एक व्यक्ति ने भी उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। भीड़ की नज़रों में यह औरत केवल अपनी बर्बादी का रास्ता चुन चुकी थी। समाज ऐसे लोगों को बस एक चलती फिरती लाश कहता है। रात में कई बारों के बाहर ऐसे लाश बटोरने वाले लोग घूमते रहते हैं। ऐसी महिलाओं का अंजाम अक्सर यही होता है कि अगली सुबह वे किसी कूड़ेदान के पास मिलती हैं या सड़क किनारे फेंक दी जाती हैं, बुरी तरह अपमानित और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद। पापा, इस बड़ी बहन को क्या हुआ है? उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, शिनशिन ने मासूमियत से पूछा। बच्चों की आंखों में किसी तरह की गंदगी नहीं होती, उनके दिल केवल निष्कलुष होते हैं। यूमो ने ये देखा और सोचा कि ये दोनों बच्चियों के साहस को बढ़ाने का अच्छा अवसर है। शीशी, शिनशिन, ये बड़ी बहन बीमार है। उस सीट पर जो बैग रखा है उसमें देखो, उसमें एक छोटी सी भूरी दवा होगी, उसे ढूंढकर इन्हें खिला दो। ठीक है। पूरा दिन अभ्यास करने के बाद अब दोनों बच्चियां अजनबियों से पहले जितनी नहीं डरती थीं। यूमो के कहने पर शीशी महिला के पास जाकर उसकी देखभाल करने लगी। वहीं शिनशिन उस सीट तक गई जहां महिला बैठी थी। उसने बैग खोला और यूमो द्वारा बताई गई दवा खोजने लगी। भाई, ऐसी औरत की चिंता करने की क्या ज़रूरत है? ये तो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है, यूमो के पास बैठा व्यक्ति भौहें सिकोड़कर बोला। लेकिन यूमो ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। वह केवल अपनी दोनों बेटियों को शांत भाव से देखता रहा। अरे, तुम कैसे बाप हो? अपनी बेटियों से किसी और का बैग टटोलवा रहे हो? दिन दहाड़े चोरी करवाना सिखा रहे हो क्या? वही बुजुर्ग महिला जिसने पहले सीट बदली थी, यूमो की ओर उंगली उठाकर डांटने लगी। आसपास बैठे बाकी लोग कुछ नहीं बोले, वे केवल चुपचाप ये सब देख रहे थे। बड़ी बहन, आप कैसी हैं? क्या आप थोड़ा पानी पेंगी? शीशी ने अपनी मिनरल वाटर की बोतल खोलकर महिला के सामने कर दी। इन दो फरिश्तों जैसी बच्चियों को देखकर उस महिला की आंखों में हल्के आंसू भर आए। पापा, क्या यही दवा है? काफी देर खोजने के बाद शिनशिन को आखिरकार भूरी रंग की गोलियों का एक पैकेट मिल गया। उसने उसे ऊपर उठाकर यूमो की ओर देखते हुए पूछा। अध्याय 12, बच्ची की दयालुता। यूमो ने शिनशिन की ओर सिर हिलाया। शिनशिन ने तुरंत दवा उठाई और सावधानी से गोलियां निकाल लीं। दीदी, दवा खा लीजिए। उसने बड़े प्यार से गोलियां उस महिला के मुंह में रख दीं। उसी समय यूमो ने अदृश्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक पतली धारा दवा के चारों ओर लपेट दी, जिसे सामान्य लोग देख नहीं सकते थे। उधर शीशी ने मिनरल वाटर की बोतल महिला के होंठों तक पहुंचा दी। गट-गट, महिला ने लालच से पूरी बोतल का पानी पी लिया। धीरे धीरे उसकी आंखों में फिर से रंग लौट आया और शरीर में ताकत वापस आने लगी। उसने कमजोर आवाज में दोनों छोटी बच्चियों को धन्यवाद कहा। महिला को लगा कि उसकी हृदय रोग की समस्या अचानक बढ़ गई थी, लेकिन यूमो साफ देख चुका था कि उसे किसी ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पिला दिए थे। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति की उस छोटी सी धारा से उसके शरीर के सारे विष पूरी तरह समाप्त कर दिए। डिंग, अगला स्टेशन शिंगे रेजिडेंशियल एरिया स्टेशन। शीशी, शिनशिन, हमारा स्टेशन आ गया। बड़ी बहन को अलविदा कहो। यूमो ने सीट से दोनों बड़े टेडी बियर उठाए और दरवाजे के पास खड़े होकर दोनों बच्चियों को बुलाया। अभी जो कुछ उसकी बेटियों ने किया था उससे यूमो पूरी तरह संतुष्ट था। अलविदा दीदी। शिनशिन अपनी बची हुई पानी की बोतल भी महिला के पास छोड़ गई। दोनों बच्चियां हाथों में हाथ डाले बाहर निकल गईं और पीछे मुड़कर हाथ हिलाते हुए विदा कहती रहीं। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे धीरे हाथ उठाकर उन्हें जवाब दिया। दोनों बच्चियों के मासूम चेहरे हमेशा के लिए उसके दिल में बस गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद यूमो एक हाथ में दोनों टेडी बियर पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से शीशी का हाथ थामे था, जबकि शीशी शिनशिन का हाथ पकड़े हुए थी। पापा, दीदी बीमार थीं, फिर भी आसपास के लोग उनकी मदद करने के बजाय सिर्फ देखते क्यों रहे? शीशी ने जिज्ञासा से पूछा। क्योंकि हर किसी को मुसीबत में पड़ने का डर लगता है, यूमो ने धैर्यपूर्वक समझाया। मुसीबत? शीशी और शिनशिन दोनों उलझन में पड़ गईं। यूमो उन्हें विस्तार से समझा नहीं सका। उसने मन ही मन सोचा कि किसी दिन उन्हें शिंगे स्ट्रीट ले जाकर ऐसे ठग दिखाए जाएं जो नकली दुर्घटनाएं करके लोगों को फंसाते हैं, ताकि वे समाज का दूसरा पहलू भी समझ सकें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेट्रो के अंदर यूमो और उसकी बेटियों के उतरने के लगभग 10 मिनट बाद भी डिब्बे का माहौल शांत नहीं हुआ था। महिला ने महसूस किया कि उसकी हालत लगातार बेहतर हो रही है। वह सहारा लेकर उठी, अपनी सीट पर वापस बैठ गई और शिनशिन द्वारा छोड़ी गई आधी बोतल पानी को धीरे धीरे पीने लगी। अब तक तमाशा देखने वाले लोग भी धीरे धीरे तितर बितर होने लगे। कई लोगों ने अपने मोबाइल से महिला का वीडियो बनाया था, जिनमें दोनों छोटी बच्चियां भी रिकॉर्ड हो गई थीं। उसी रात इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ, चौंकाने वाला। देर रात मेट्रो में एक नशे में धुत महिला को हार्ट अटैक, 2 छोटी बच्चियों ने किया ऐसा। ये वीडियो सीधे वेबो की टॉप 10 ट्रेंडिंग सूची में पहुंच गया।
पूरा इंटरनेट वयस्कों की संवेदनहीनता की आलोचना करने लगा। लोग कहने लगे कि बड़े लोग तो 2 छोटी बच्चियों जितने भी दयालु नहीं हैं। आधे लोग दोनों बच्चियों की प्रशंसा कर रहे थे, जबकि बाकी आधे वीडियो बनाने वाले और तमाशा देखने वालों को कोस रहे थे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यदि वही परिस्थिति उनके साथ होती, तो क्या वे स्वयं आगे बढ़कर मदद करते। सौभाग्य से वीडियो में केवल बच्चियों के चेहरे का साइड प्रोफाइल दिखाई दिया था, नहीं तो उन्हें कुछ अनचाही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शिंगे गार्डन। घर लौटने के बाद यूमो ने ठीक 25 मिनट तक दोनों बच्चियों को कहानियां सुनाईं। अगले दिन डिज्नीलैंड जाने की खुशी में दोनों बच्चियां मन तो नहीं मान रहा था, फिर भी आज्ञाकारी होकर सो गईं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आधी रात, सनफ्लावर ऑर्फनेज। यूरोप के भाड़े के सैनिकों द्वारा अनाथालय पर हुए हमले की खबर जल्द ही कोयोटो पहुंच गई। साधारण लोगों ने इस समाचार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन कोयोटो के बड़े परिवारों के लोग इससे उपयोगी जानकारी निकालने में जुट गए। उधर अनाथालय के भीतर केवल एक कमरा लगभग सुरक्षित बचा था। वहां 3 महिलाएं मौजूद थीं। उनमें से 2 दरवाजे के पास खड़ी एक रजिस्टर देख रही थीं, जबकि तीसरी, शोक वस्त्र पहने, एक ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठी थी। ताबूत के सामने लगी स्मृति पट्टिका पर स्पष्ट लिखा था, लिu शुचिंग की स्मृति में उनकी अवज्ञाकारी पोती जिंगशान द्वारा स्थापित। ये दृश्य देखते ही दोनों महिलाओं के कठोर चेहरे टूट गए। वे जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगीं। दीदी, एक बार फिर देखिए, शायद हमसे कुछ छूट गया हो। जमीन पर बैठी महिला और कोई नहीं, बल्कि यूमो की दोनों बेटियों की मां लैन केके थी। उसे दीदी कहने वाली थी उसकी सबसे करीबी छोटी बहन लैन लिली, जो कोयोटो के लैन परिवार की सदस्य थी। शिन शिन, शी शी, छोटाऊ छोटाऊ। 3 वर्षों में पहली बार लैन केके का दिल इस तरह टूटकर रोया था। जब उसके माता पिता ने उसकी दोनों बेटियों को उससे अलग कर दिया था, तब भी वह नहीं रोई। जब उसे लिu परिवार में जबरदस्ती विवाह के लिए मजबूर किया गया, तब भी वह नहीं रोई। परिवार वालों और रिश्तेदारों के तानों का सामना करते हुए भी वह नहीं रोई। यहाँ तक कि स्नातक समारोह वाली रात, जब उस घृणित व्यक्ति ने उसकी पवित्रता छीन ली थी, तब भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले थे। दीदी, चलिए पहले घर चलते हैं। शायद सूची बनाने वालों ने शिन शिन और शी शी के नाम ही दर्ज नहीं किए होंगे। लैन लिली नहीं जानती थी कि वह लैन केके को सांत्वना दे रही थी या स्वयं को। आधा घंटा रोने के बाद लैन केके ने आंसू पोंछे, रजिस्टर को धीरे से मेज पर रखा और उसके चेहरे पर फिर वही बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति लौट आई। लिली, चलो घर चलते हैं। इतना कहकर वह लैन लिली को साथ लेकर सनफ्लावर ऑर्फनेज से बाहर चली गई। परसों लैन केके और लिu किंग की विवाह संधि का दिन था। कोयोटो के लगभग सभी मार्शल आर्ट परिवार इस विवाह पर नजर रखे हुए थे। निमंत्रण पत्र फंधाई तक भेजे जा चुके थे। साफ था कि यह विवाह पूरे देश में चर्चा का विषय बनने वाला था। लेकिन उसी समय लैन केके अपने मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय ले चुकी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय पर्ल टावर, फंधाई। यूमो द्वारा दी गई गोली से अस्थि मज्जा शुद्ध होने और नया जीवन पाने के बाद चेनहा अपने लोगों को लेकर दोबारा पर्ल टावर पर कब्जा करने पहुंचा। जहां तक चेनमिंग और व्हाइट ड्रैगन टेम्पल के उस ताओवादी का सवाल था, चेनहा जानता था कि यदि घास की जड़ें न उखाड़ी जाएं, तो वसंत की हवा आते ही वह फिर उगाएगी। इसलिए उसने स्वयं दोनों के शवों के टुकड़े टुकड़े किए, उन्हें ताबूत में बंद कराया और पूरे ताबूत सहित जला देने का आदेश दिया। इसके बाद उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर पूरे फंधाई में यूमो को ढूंढ निकाला जाए। चेनहा की याददाश्त बहुत तेज थी। उसने यूमो के कपड़ों और चेहरे का हुलिया सबको बताया, लेकिन सच कहें तो कोई खास पहचान नहीं थी। उसने केवल एक शब्द कहा, बहुत बहुत ज्यादा हैंडसम। पूरा दिन उसके आदमी कई अच्छे दिखने वाले युवकों को पकड़कर लाते रहे, लेकिन कोई भी बेहद हैंडसम की श्रेणी में नहीं आता था। इस वजह से चेनहा पूरे दिन गालियां देता रहा। ठक ठक ठक। आधी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। धत तेरे की, आधी रात को दरवाज़ा क्यों पीट रहा है? अंदर आ। चेनहा गरज उठा। हाँ भाई। अंदर आने वाला उसका एक दुबला पतला अधीनस्थ था, जिसे सब स्किनी मंकी मोनोफ्लेको कहते थे। वह पूरे साल वीडियो गेम खेलता रहता था, मोबाइल कभी हाथ से नहीं छोड़ता था, बांस की तरह दुबला और बेहद कामुक स्वभाव का था। अगर नेटवर्क और तकनीक में उसकी असाधारण प्रतिभा न होती, तो चेनहा उसे बहुत पहले गांव भेजकर खेती करवाने लगा होता। क्या बात है? चेनहा ने उसे घूरते हुए पूछा। फंधाई के अंडरवर्ल्ड के सरगना की तेज निगाह पड़ते ही स्किनी मंकी हकलाने लगा और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। देख अपनी हालत, डरपोकों जैसी हरकत मत कर। जो कहना है साफ साफ बोल। चेनहा झुंझला कर गरजा। अध्याय 13। चेनहा की मुलाकात। हाँ भाई हाँ, ये देखिए। स्किनी मंकी ने अपना मोबाइल चेनहा को पकड़ा दिया। स्क्रीन पर पिछली रात मेट्रो में रिकॉर्ड किया गया वीडियो चल रहा था, जिसमें 2 छोटी बच्चियां एक महिला को दवा खिला रही थीं। वीडियो देखने के बाद चेनहा ने पूरी घटना का गलत अर्थ लगा लिया।
धत, ऐसी औरतें तो बहुत मिलती हैं, इसमें खास क्या है। वह मोबाइल वापस स्किनी मंकी को देने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें गोल हो गईं। उसने वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा कई बार पीछे करके देखा। ये वही है। उसने वीडियो के किनारे दिखाई दे रहे उस बेहद हैंडसम आदमी की ओर इशारा करते हुए लड़खड़ाती आवाज में पूछा। हाँ भाई, क्या यही वह आदमी है जिसे आप ढूंढ रहे थे? स्किनी मंकी की आंखों में तेज चमक उभरी। हाँ, वही है। वह कहाँ है? वह आदमी कहाँ रहता है? चैन्हा उत्साह से लगभग चिल्ला उठा। बॉस, अगर यह वही आदमी है तो मैंने उसका पता भी निकाल लिया है। मैंने मेट्रो और रास्ते भर के सभी सीसीटीवी कैमरों का डेटा हैक कर लिया। पता चला कि वह उन्हीं 2 बच्चियों का पिता है। वह शिंगे रेजिडेंशियल एरिया में उतरा और शिंगे गार्डन के अंदर चला गया। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सैन्य स्तर की है, इसलिए आगे हैक नहीं किया। क्या हमें? हा, लड़के, तू तो कमाल का निकला। चैन्हा ने जोर से उसके कंधे पर थप्पड़ मारा, जिससे बेचारा लगभग टूट ही गया। ही, हाँ भाई, आखिर हमने उन्हें ढूंढ ही लिया है ना? स्किनी मंकी मुस्कुराया। बहुत बढ़िया काम किया, तू हमेशा जरूरी समय पर काम आता है। बोल, क्या इनाम चाहिए? चैन्हा ने संतुष्टि से पूछा। हाँ भाई, आप तो जानते ही हैं, मेरी बस एक ही कमजोरी है। सुना है आपके जिंगताओ बा में कुछ नई लड़कियां आई हैं। स्किनी मंकी ने हाथ मलते हुए कहा। चैन्हा मुस्कुराया। शरारती कहीं का। हाँ भाई, इस बार मुकरिएगा मत। जाकर एक यौन को ढूंढ। 1 महीने तक बार की कोई भी लड़की, अगर वह खुद तैयार हो और तुझे पसंद आ जाए तो वह तेरी। चैन्हा ने हाथ लहराते हुए कहा। धन्यवाद, हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। योजक चिन्ह। स्किनी मंकी के जाने के बाद चैन्हा ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी टियन फंग को बुलाया। सियो फंग, गाड़ी तैयार करो, शिंगे गार्डन चलते हैं। स्पष्ट था कि यह रात बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली थी। योजक चिन्ह। अगली सुबह आज शी और शिन बहुत जल्दी उठ गईं। आज यूमो दोनों बच्चियों की साधना की नींव रखने वाला था। अपने घर के बगीचे में दोनों बच्चियां आज्ञाकारी विद्यार्थियों की तरह खड़ी थीं और यूमो उन्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के महान मार्ग के बारे में समझा रहा था। पहला चरण था ची को शरीर में आकर्षित करना। मजबूत नींव बनाने से पहले ची रिफाइनमेंट करना आवश्यक था। यदि कोई साधारण मनुष्य अपने शरीर में ची को आकर्षित कर सके, तभी वह वास्तव में कल्टिवेशन के मार्ग पर कदम रखता है। पालथी मारकर बैठ जाओ, यूमो ने आदेश दिया। उसने दोनों हाथों की एक एक उंगली उनकी भौहों पर रखी। उसी समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे उनके शरीर के मेरिडियन खोलने लगी। अब आंखें खोलो। क्या तुम्हें अपने आसपास सुनहरी रोशनी के छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे हैं? हाँ पापा, कितनी सारी सुनहरी गोलियां। वे सुनहरे कण वास्तव में पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा थे। क्योंकि पृथ्वी निम्न स्तर का संसार था, इसलिए यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। जो ऊर्जा सामान्यतः सुनहरे धुएं जैसी दिखाई देती, वह यहाँ केवल छोटे छोटे प्रकाश कणों के रूप में दिखाई दे रही थी। लेकिन इससे दोनों बच्चियों की प्रारंभिक साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज थी समझ। जब नींव मजबूत होती है, तभी आगे की साधना स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। योजक चिन्ह। इस संसार में अनेक जातियां हैं। कुछ जातियां जन्म से ही ऐसी विरासत लेकर आती हैं कि उन्हें फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की आवश्यकता नहीं होती और वे सीधे गोल्डन कॉ तक पहुंच जाती हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। क्योंकि मनुष्यों की शारीरिक क्षमता सबसे श्रेष्ठ होती है, इसलिए उन्हें ची रिफाइनमेंट से लेकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पूरा मार्ग तय करना पड़ता है। इसी कारण जब दूसरी जातियां नासेंट सोल स्तर पर पहुंचती हैं, तो उनकी आत्मा भी मनुष्य का रूप धारण कर लेती है। योजक चिन्ह। दोनों बच्चियों ने इतनी आसानी से पहला चरण समझ लिया, ये देखकर यूमो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस से कल तैयार की गई 2 गोलियां निकालीं। एक पूरी तरह लाल थी और उससे अग्नि की तीव्र आभा निकल रही थी। कंडेंसिंग फ्लेम पिल। दूसरी पूरी तरह गहरे नीले रंग की थी, जिससे अत्यधिक ठंडी आभा निकल रही थी। कंडेंसिंग आइस पिल। उसने शीशी को कंडेंसिंग फ्लेम पिल और शिन को कंडेंसिंग आइस पिल दे दी। ये दोनों टॉफियां पढ़ाई में मेहनत करने का इनाम हैं। इन्हें खा लो। दोनों बच्चियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक एक गोली मुंह में डाल ली। बहुत मीठी है। इसे बनाने में यूमो को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। सामान्यतः गोलियों में केवल औषधीय सुगंध होती है, मिठास नहीं। अपनी बेटियों को खुश करने के लिए उसने टोटी द्वारा हजारों वर्षों से संजोकर रखी गई 100 फ्लावर्स हनी का उपयोग किया था। इस कारण टोटी इतना गुस्सा हुआ कि लगभग अपनी छोटी झोपड़ी ही उड़ा देता। योजक चिन्ह। मेरी वाली बहुत गर्म और मीठी है, शीशी ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। मेरी तो ठंडी ठंडी लग रही है, शिन ने भी कहा। अच्छा, अब बताओ, क्या तुम्हें आसपास की ये सुनहरी रोशनियां भी मीठी खुशबू वाली लग रही हैं? हाँ, कितनी मीठी खुशबू है। इतना कहकर शीशी ने उन रोशनी के कणों को हाथ से पकड़ने की कोशिश की।
लेकिन वे कण स्वयं ही उसके हाथों से बचकर निकल गए। शी, इन्हें ऐसे नहीं पकड़ा जाता, यूमो ने मुस्कुराकर समझाया। अभी तुम्हें जो गर्मी और ठंडक महसूस हुई वही वास्तव में एक प्रकार की ऊर्जा है। ये कहते हुए उसने अपनी विनाश तत्व वाली आध्यात्मिक शक्ति की एक छोटी सी धारा बाहर निकाली। इसी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकालो, फिर उससे इन सुनहरे कणों को अपनी ओर खींचो और मुंह के अंदर ले आओ। तब तुम्हें इनका मीठा स्वाद मिलेगा। इतना कहकर उसने स्वयं एक सुनहरा कण निगल कर दिखाया। वाह पापा, कितने शानदार हैं। दोनों बच्चियां ताली बजाने लगीं। अब तुम दोनों भी कोशिश करो। दरअसल उन सुनहरे कणों का मीठा स्वाद पूरी तरह टोटी की 100 फ्लावर्स हनी की वजह से था। जब तक दोनों गोलियों का प्रभाव समाप्त नहीं होता तब तक साधना करते समय उन्हें आध्यात्मिक ऊर्जा मीठी ही महसूस होगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दोनों बच्चियों को अभ्यास सौंपने के बाद यूमो रसोई में चला गया। आज के नाश्ते में क्लैम कॉन्जी बनने वाली थी। वह चाहता था कि उसकी दोनों प्यारी बेटियों को हर सुबह नया नाश्ता मिले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय शिंगे गार्डन का प्रवेश द्वार, मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मी सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां खड़ा था फंघाई का अंडरवर्ल्ड सम्राट मैड ड्रैगन चेन्हा। उसके पीछे उसके सैकड़ों अधीनस्थ सम्मानपूर्वक खड़े थे। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वे किसी अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जब तक चेन्हा कोई उपद्रव नहीं करता, सुरक्षाकर्मी स्वयं को सुरक्षित मान रहे थे। हाँ भाई, आप आधी रात से लेकर सुबह 7 बजे तक यहीं खड़े हैं। कम से कम हमें तो बता दीजिए कि किस बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। टियन फंग ने हैरानी से पूछा। कल रात से ही उसका बड़ा भाई बिल्कुल सीधा खंभे की तरह शिंगे गार्डन के गेट पर खड़ा था। राहगीरों की अजीब निगाहें देखकर टियन फंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे स्कूल के दिनों में किसी शिक्षक ने उसे गलियारे में खड़ा रहने की सजा दी हो। कम बोल, चुपचाप इंतजार कर। चेन्हा ने उसे घूरकर देखा और स्वयं फिर से बिना हिले डुले सीधे खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगा। अध्याय 14, डिज्नीलैंड की ओर। क्योटो। सुबह की धूप हमेशा की तरह गर्मजोशी से भरी हुई थी। आज क्योटो असाधारण रूप से चहल पहल से भरा हुआ था। मुख्य कारण ये था कि मार्शल आर्ट्स परिवार ल्यू परिवार की प्रत्यक्ष वंश रेखा के सबसे बड़े पुत्र ल्यू किंग का विवाह होने वाला था। इस संसार में शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता था। यद्यपि बहुत से परिवार ल्यू परिवार के आचरण से घृणा करते थे, फिर भी ल्यू परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग की प्रतिष्ठा के कारण अनेक परिवार विवाह से एक दिन पहले ही उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंच गए। समृद्ध ल्यू परिवार की तुलना में लैन परिवार का वातावरण काफी सूना और उदास था। लैन परिवार की बड़ी बेटी लैन केके के विवाह से पहले गर्भवती होने की खबर पूरे क्योटो में फैल चुकी थी। हर कोई ल्यू परिवार की उदारता की प्रशंसा कर रहा था कि वे ऐसी बदनाम महिला से भी विवाह करने को तैयार थे। लेकिन लैन परिवार के केवल सबसे करीबी सदस्य ही जानते थे कि ल्यू परिवार वास्तव में लैन केके से विवाह क्यों करना चाहता था। 30 वर्ष पहले हाक्सिया में पुरुषों को सर्वोच्च माना जाता था और महिलाओं का दर्जा बहुत ऊंचा नहीं था। उसी समय से मार्शल आर्ट्स परिवार द्विसाधना डुअल कल्टिवेशन की तकनीकों पर शोध करने लगे थे। जिस भी महिला के शरीर में विशेष तत्वों वाली आंतरिक ऊर्जा होती, वह बच नहीं सकती थी। उसकी मूल यिन शक्ति को संभोग के दौरान निकाल लिया जाता, जिससे पुरुष का साधना स्तर बहुत तेजी से बढ़ जाता। इसी कारण कीन राजवंश के समय एक कहावत प्रचलित थी, कड़ाही कॉल्ड्रन का पालन पोषण करना। समय बीतने के साथ यह विचार लोगों के मन में गहराई से बैठ गया। मार्शल आर्ट्स जगत में इसे शिष्ट भाषा में फूल तोड़ना कहा जाता था। उन्हें यह नहीं पता था कि वूजी रेल्म में इस प्रकार का आचरण दुष्ट साधना माना जाता था, क्योंकि किसी महिला की मूल यिन शक्ति छीन लेने से उसकी साधना शक्ति बहुत कम हो जाती थी। यदि अत्यधिक यिन निकाल लिया जाए तो उसकी आयु पर गंभीर प्रभाव पड़ता था और नियंत्रण न होने पर वह तुरंत सूखी हुई लाश में भी बदल सकती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिंगे गार्डन। दोनों छोटी बच्चियां खुशी खुशी नाश्ता कर रही थीं, जबकि यूमो खिड़की के पास खड़ा अतीत को याद कर रहा था। वूजी कैलेंडर के वर्ष 425 में वूजी रेल्म में एक एम्प्रेस गॉडेस प्रकट हुई थी और उन्होंने एक शाही आदेश जारी किया था। उस दिन के बाद से जो भी साधक द्विसाधना तकनीकों के माध्यम से किसी महिला की मूल यिन शक्ति को जबरन छीनता, उसका पूरे वूजी रेल्म की सभी महिलाएं मिलकर शिकार करती थीं। यदि वह पकड़ा जाता तो उसे कॉफन सीलिंग पनिशमेंट दिया जाता। इस तथाकथित कॉफन सीलिंग में आड़ू पीचवुड की लकड़ी से ताबूत बनाया जाता, उस पर वज्र विपत्ति थंडर ट्रिब्यूलेशन के ताबीज उकेरे जाते, फिर दुष्ट साधक के चारों हाथ पैरों को सोल सीलिंग नेल्स से ताबूत के भीतर जड़ दिया जाता। ताबूत बंद होने के बाद उसका शरीर प्रतिदिन बिजली की सजा सहता। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा आड़ू की लकड़ी द्वारा दबाई रहती। सोल सीलिंग नेल्स के कारण उसकी आत्मा पाताल लोक में भी प्रवेश नहीं कर पाती और ताबूत के भीतर निरंतर बिजली के प्रहार झेलते हुए अंततः पूरी तरह नष्ट हो जाती। उस एम्प्रेस गॉडेस और यूमो के संबंध काफी अच्छे थे। बाद में जब यूमो सम्राट बना तब वह दूसरे लोकों में चली गई। अब तक तो शायद वह इमॉर्टल रैंक तक पहुंच चुकी होगी। यूमो हल्के से मुस्कुराया।
समय का परिवर्तन सचमुच अद्भुत है। पहले तुम मेरे सामने हमेशा बहन कहकर बुलाती थीं। अब अगर मैं दोबारा वुजी रेल्म लौटूं तो शायद तुम्हें मुझे बड़े भाई कहना पड़े। उसी समय दोनों बच्चियां उछलती कूदती उसके पास आ गईं। पापा, हमने खाना भी खा लिया और बर्तन भी धो दिए। अब क्या हम डिज्नीलैंड जा सकते हैं? ठीक है, चलो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सुबह के 7 बजे। इस समय शिंगे गार्डन के अंदर अभी भी काफी शांति थी, लेकिन उसके मुख्य द्वार पर असामान्य रूप से भीड़ लगी हुई थी। पापा, वहां बहुत सारे लोग हैं। शीशी ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। भीड़ देखकर उसके मन में फिर से हल्का सा डर पैदा हो गया। पूरी रात इंतजार करने के बाद चैन्हा को आखिरकार वह व्यक्ति दिखाई दे गया जिसके बारे में वह रात दिन सोच रहा था। जैसे ही उसने यूमो को बाहर आते देखा, उसने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और सम्मानपूर्वक उसकी ओर दौड़ पड़ा। सर, चैन्हा ने झुककर गहरा प्रणाम किया। ये दृश्य देखकर न केवल उसके सभी अधीनस्थ स्तब्ध रह गए, बल्कि शिंगे गार्डन के सुरक्षा गार्ड भी अवाक रह गए। 2 दिन पहले जिसने यूमो को अंदर जाने से रोका था, उस गार्ड के तो डर के मारे पैर कांपने लगे। तुम हो? तुम्हारी पत्नी और बच्चा बच गए? यूमो ने शांत स्वर में पूछा। जी, आपकी कृपा से वे दोनों सुरक्षित हैं, चैन्हा ने अत्यंत सम्मान से उत्तर दिया। इतना कहकर यूमो अपनी दोनों बेटियों को लेकर मेट्रो की ओर जाने लगा। पिछली बार उसने चैन्हा की जान केवल इसलिए बचाई थी क्योंकि उसके शरीर पर छाई मृत्यु की आभा उसकी बेटी की नींव निर्माण के लिए आवश्यक पर्पल जेड क्रिस्टल को प्रभावित कर सकती थी। रूथलेस गॉड एम्परर की उपाधि यूं ही नहीं मिली थी। यूमो बाहरी लोगों पर दया नहीं करता था। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? चैन्हा ने साहस जुटाकर पूछा। आखिर उसके जीवन का उपकार हुआ था, वह उसका बदला चुकाना चाहता था। हम डिज्नीलैंड जा रहे हैं। यूमो कुछ और कहता, उससे पहले शिनशिन बोल पड़ी। अंकल, क्या आप भी चलेंगे? अपने पिता के साथ रहते रहते दोनों बच्चियां पहले से कहीं अधिक निडर हो गई थीं। जरूर जरूर सर, आप मेरी कार में क्यों नहीं चलते? दोनों छोटी राजकुमारियां डिज्नीलैंड जा रही हैं, तो टिकट लेने के लिए लाइन में कोई तो लगेगा। मेरे पास और कोई विशेष क्षमता नहीं है, लेकिन मेरे अधीन बहुत सारे लोग हैं। चैन्हा ने तुरंत प्रस्ताव रखा। अंकल, आपकी कार बड़ी है, उसमें बैठना आरामदायक है, शीशी ने मासूमियत से पूछा। आरामदायक? बिल्कुल, दोनों छोटी राजकुमारियों को रास्ते में जरा भी झटका महसूस नहीं होगा, चैन्हा ने तुरंत उत्तर दिया। दोनों बच्चियों की उत्साहित आंखें देखकर यूमो ने सहमति में सिर हिला दिया। चैन्हा ने तुरंत अपने लोगों को अपनी संशोधित रोल्स रॉयस लाने का आदेश दिया। दोनों बच्चियां खुशी खुशी पिछली सीट पर चढ़ गईं। यूमो बीच वाली सीट पर बैठ गया और चैन्हा स्वयं ड्राइवर बन गया। कार चल पड़ी। उसके पीछे चैन्हा के सभी अधीनस्थ अपनी अपनी कारों में पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते भर दोनों बच्चियां पहली बार इतनी आलीशान कार में बैठी थीं। वे कभी इस बटन को देखतीं, कभी उस चीज़ को। यूमो धैर्यपूर्वक उन्हें हर चीज़ समझाता रहा। सर, आपने उस दिन मेरी जान बचाई। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। कृपया मुझे आपका बैल या घोड़ा बनने का अवसर दीजिए। बैल या घोड़ा बनने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा मांस बैल या घोड़े जितना स्वादिष्ट भी नहीं है। यूमो ने बीच में ही उसकी बात काट दी। असल में वह अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा फार्म बनाने के बारे में सोच रहा था। लेकिन सर, यह एहसान मेरे दिल पर बहुत भारी है, चैन्हा ने असहाय भाव से कहा। अचानक यूमो ने पूछा। लगता है फंघाई में तुम्हारा अच्छा खासा प्रभाव है। जी सर, निश्चिंत रहिए, फंघाई शहर में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे मैं, चैन्हा, पूरा न कर सकूं, चैन्हा ने गर्व से उत्तर दिया। ये सुनकर यूमो को सचमुच एक काम याद आ गया। उसे लगा कि चैन्हा को यह उपकार चुकाने का अवसर देना चाहिए, अन्यथा भविष्य में उसके साधना मार्ग में हृदय दानव हार्ट डेमन उत्पन्न हो सकता था और उसका दोष यूमो पर आ सकता था। क्योटो के ल्यू परिवार के बारे में तुम कितना जानते हो? यूमो ने पूछा। चैन्हा ने तुरंत उत्तर दिया। ल्यू परिवार क्योटो के मार्शल आर्ट्स परिवारों में से एक। उनके सभी सदस्य टेढ़े और दुष्ट साधना मार्ग अपनाते हैं। कहा जाता है कि पिछले कई 100 वर्षों में ल्यू परिवार की प्रत्यक्ष वंश रेखा ने अपनी साधना पद्धतियों के कारण हजारों लाखों महिलाओं का जीवन बर्बाद किया है। सर, वह ल्यू परिवार पूरी तरह कचरा है। सड़क की दुनिया से आने के कारण चैन्हा इन मार्शल आर्ट्स परिवारों के बारे में आम लोगों से कहीं अधिक जानता था। बाहरी लोगों की नज़रों में भले ही ल्यू परिवार अत्यंत प्रतिष्ठित दिखाई देता हो, लेकिन चैन्हा की नज़रों में उनकी असली सच्चाई बिल्कुल अलग थी। अध्याय 15, ल्यू परिवार की जानकारी। मुझे ल्यू परिवार के बारे में जो कुछ भी जानते हो सब बताओ, यूमो ने शांत स्वर में कहा। जैसे कि उनके प्रत्यक्ष वंशज कितने हैं, उनमें से कितने उस दुष्ट साधना तकनीक का अभ्यास करते हैं, और परिवार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति किस स्तर की साधना पर है। एक क्षण रुकिए सर, मैं आमतौर पर ल्यू परिवार के उन हरामियों पर ध्यान नहीं देता। अभी उनके बारे में जानकारी मंगवाता हूँ। गाड़ी चलाते हुए चैन्हा ने अपने एक अधीनस्थ को फ़ोन किया। कुछ ही क्षणों बाद ल्यू परिवार की सारी जानकारी चैन्हा के हाथ में थी।
सर, ल्यू परिवार में कुल 53 प्रत्यक्ष वंशज हैं। केवल वही परिवार की विरासत में मिली साधना तकनीक का अभ्यास करने के योग्य हैं। परिवार में सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति उनके सर्वोच्च बुजुर्ग ल्यूटाई हैं। 5 वर्ष पहले ल्यूटाई ने महान मार्शल ग्रैंडमास्टर का स्तर प्राप्त कर डिवाइन कनेक्शन रेल्म में प्रवेश किया था। उसी समय ल्यू परिवार आधिकारिक रूप से कोयोटो का 7वां ऐसा मार्शल आर्ट परिवार बन गया जिसके पास डिवाइन कनेक्शन रेल्म का विशेषज्ञ मौजूद है। चेनहा ने पूरी जानकारी यूमो को पढ़कर सुनाई। खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते दृश्यों को देखते हुए यूमो मानो किसी गहरी सोच में डूब गया। सर, कल ल्यू परिवार और लैन परिवार के बीच विवाह संबंध होने वाला है। ल्यू परिवार की मुख्य शाखा का सबसे बड़ा पुत्र ल्यू किंग लैन केके से विवाह करेगा। मुझे संदेह है कि ल्यू परिवार की नज़र लैन केके के शरीर पर है। सुना है कि वह किसी बीमारी से पीड़ित है और 25 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगी। इसके अलावा उसने विवाह से पहले ही बच्चों को जन्म दिया था, इसलिए शायद लैन परिवार उसे त्यागी हुई बेटी मानता है। सचमुच अफसोस की बात है, चेनहा ने आह भरते हुए कहा। मैंने ये भी सुना है कि पिछले कुछ वर्षों में ल्यू परिवार में जिस भी महिला की शादी हुई उसका अंत बहुत दुखद हुआ। सर, अफवाह है कि ल्यू परिवार में जब किसी पुरुष की शादी होती है तो पूरी सीधी वंश रेखा उसी दुल्हन के साथ सुहागरात मनाती है। अचानक यूमो ने पूछा, तुमने कहा था कि मेरी जान बचाने का एहसान चुकाना चाहते हो। सर, मैं आपके आदेश पर अपनी जान भी दे सकता हूँ। क्या आप ल्यू परिवार की शादी में जाना चाहते हैं? चेनहा ने सम्मानपूर्वक कहा। निश्चिंत रहिए सर, पहले भले ही ल्यू परिवार मेरी पहुंच से बाहर था, लेकिन अब मेरी हैसियत से उनके विवाह का निमंत्रण प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। यूमो ने हल्का सा आंखें सिकोड़ते हुए कहा, कल दोपहर तक मुझे 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत, 53 पीले ताबीज, 212 ताबूत सील करने वाली लोहे की कीलें और आधे टन काले कुत्ते का खून चाहिए। क्या तुम इन सब की व्यवस्था कर सकते हो? आड़ू की लकड़ी के ताबूत। यूमो की बात सुनकर चेनहा बिना किसी कारण के भीतर तक कांप उठा। मैं व्यवस्था कर दूंगा। उसने ये तक नहीं पूछा कि यूमो इन चीज़ों का क्या करेगा, क्योंकि चाहे यूमो जो भी कहे चेनहा उसे पूरा करेगा। अच्छा, तो वापस जाकर तैयारी करो। कल दोपहर कोयोटो में ल्यू परिवार के विवाह समारोह में मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें पहुंचा देना। इतना कहते ही गाड़ी डिज्नीलैंड के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। यूमो दोनों छोटी बच्चियों को लेकर कार से उतर गया। कार में अकेला रह गया चेनहा। इस समय तक उसकी पूरी कमीज ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। वह लंबे समय तक बड़बड़ाता रहा, मानो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ है। पीछे वाली गाड़ी से उसका अधीनस्थ उतरकर जब उसकी कुशल क्षेम पूछने आया, तब जाकर चेनहा को होश आया। वह यूमो के शब्दों का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया था, लेकिन केवल 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूतों की मांग से ही वह समझ गया कि उसके उद्धारकर्ता का ल्यू परिवार के प्रति अत्यंत गहरा वैर है। उसे याद आया कि यूमो की केवल एक गोली ने उसे हिडन फोर्स से सीधे ग्रैंड मास्टर रेल्म के मध्य चरण तक पहुंचा दिया था। इसलिए उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि यूमो ल्यू परिवार के लोगों से कमज़ोर हो सकता है। भले ही वह स्वयं ल्यू परिवार को नाराज़ करने की हैसियत न रखता हो, लेकिन चूंकि उसके उद्धारकर्ता ने आदेश दिया था, इसलिए यदि इसके कारण उसे मौत के मुंह से भी गुजरना पड़े तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होगा। टियनफंग, आदेश पहुंचा दो। कल दोपहर से पहले मिंगजू के झंडे तले जितने भी लोग हैं वे सब ल्यू परिवार को बधाई देने जाएंगे। भाई हाँ, लेकिन ल्यू परिवार ने हमें कोई निमंत्रण नहीं भेजा है। टियनफंग ने हैरानी से पूछा, क्या आपका उद्धारकर्ता कोयोटो के ल्यू परिवार का ही कोई सदस्य है? चेनहा ने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। भाई हाँ, तो फिर हमें पहले से ही ल्यू परिवार के लिए बधाई का उपहार तैयार कर लेना चाहिए। हाँ, उपहार पहले से तैयार होना चाहिए। चेनहा कार में बैठ गया और टियनफंग जल्दी से ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। आंखें सिकुड़ते हुए चेनहा ने आदेश दिया, सभी को बता दो, कल दोपहर से पहले 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत ल्यू परिवार को विवाह उपहार के रूप में पहुंचा दिए जाएं। 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत। गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला टियनफंग वहीं जम गया। उसने पूरे 3 सेकंड तक अपने बड़े भाई को अविश्वास से घूरा। फिर जाकर कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। डिज्नीलैंड के भीतर, पापा, क्या वह अंकल हमारे साथ नहीं खेलेंगे? शिनशिन ने जिज्ञासा से पूछा। शिनशिन, वह अंकल पापा का थोड़ा सा काम करने गए हैं। यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ों का काम सबसे ज़रूरी होता है। शीशी ने समझदारी से सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद प्रिंसेस एल्सा और डोनाल्ड डक को देखते ही दोनों बच्चियां खुशी से उछलने कूदने लगीं। उधर कोयोटो में ल्यू परिवार ने विवाह भोज की पहली मेज़ें पहले ही सजा दी थीं। हालांकि वह कोई भव्य दावत नहीं थी। जो लोग विवाह से एक दिन पहले आए थे वे अधिकतर छोटे और साधारण परिवारों से थे, इसलिए ल्यू परिवार ने केवल औपचारिक रूप से उनका सत्कार किया। लैन परिवार, कमरा नंबर 1। दीदी, मैं पिताजी को रोक लूंगी। अभी भी समय है, आप भाग जाए। ल्यू परिवार दरिंदों का झुंड है। उनके घर शादी करना मानो बाग की मांद में प्रवेश करना है।
मैं सोच भी नहीं सकती कि वहां आपको कैसी यातनाएं सहनी पड़ेंगी। आंखों में आंसू लिए लैन लिली ने कहा। लैन केके ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जिस पालन पोषण का ऋण है उसे चुकाना ही पड़ता है। आज के बाद मेरा लैन परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा। इतना कहते हुए उसकी आंख के कोने से एक पारदर्शी आंसू टपक पड़ा। धड़ाम, कमरे का दरवाज़ा जोर से खोल दिया गया। चाचा, क्या आपको मेरी बहन के कमरे में आने से पहले दस्तक देना भी नहीं आता? लैन लिली गुस्से से बोली। दस्तक? दस्तक किस बात की? कल तो ये ल्यू परिवार का खिलौना बनने वाली है। क्या इसे अभी भी अपनी निजता की चिंता है, या फिर यह अभी भी खुद को लैन परिवार की राजकुमारी समझती है? कौन जाने विश्वविद्यालय में इस पर कितने सुअर चढ़े होंगे, यहाँ तक कि इसने एक हरामी बच्चे को भी जन्म दिया। अब भी मुझसे उम्मीद करती है कि मैं दरवाज़ा खटखटाऊं। पटाक, एक बेहद खुला और भड़काऊ दुल्हन का जोड़ा लैन केके के सामने फेंक दिया गया। ये दुल्हन का जोड़ा ल्यू परिवार के बड़े युवा स्वामी ल्यू किंग ने भेजा है। कल दोपहर इसे पहनना मत भूलना। इतना कहकर उसका चाचा कमरे से बाहर चला गया। कितना नीच है, ये जानबूझकर तुम्हें सबके सामने अपमानित करना चाहता है। लैन लिली ने दुल्हन का जोड़ा उठाया। जितना वह उसे देखती गई, उसका चेहरा उतना ही शर्म और गुस्से से लाल होता गया। लैन केके ने भावहीन स्वर में कहा, मेरी आत्मा तो बहुत पहले मर चुकी है। अब इस शरीर का अपमान हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसी समय दो और लोग कमरे में आए। केके आने वाले थे लैन केके और लैन लिली के माता पिता। उनके पिता लैन है, जो वर्तमान में लैन परिवार के मुखिया थे, और उनकी माँ ल्यू में बोलने वाली ल्यू में थीं। लैन परिवार में अकेली वही थीं जो सचमुच लैन केके की परवाह करती थीं। उसी समय जब लैन केके की दोनों बेटियों यूशी और यूशिन को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया था, तो ये सब भी ल्यू में ने ही किया था। जैसे ही ल्यू में अपनी बेटी के पास जाने लगी, लैन है ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुमने कहा था कि अपनी बेटी से मिलना चाहती हो, लो मिल लिया, अब निकलो यहाँ से। उसने जोर से ल्यू में को दरवाजे की ओर धक्का दिया। धड़ाम, दरवाज़ा बंद हुआ और वह चला गया। कमरे के भीतर लैन लिली और लैन केके दोनों की आंखें लाल हो चुकी थीं। कैसे हो सकते हैं हमारे ऐसे पिता? लैन लिली रोते हुए बोली। दीदी, मैंने माँ से बात कर ली है। आज रात हम दोनों लैन परिवार छोड़ देंगे, बहुत दूर भाग जाएंगे, ऐसी जगह जहाँ कोई हमें कभी न ढूंढ सके। लैन केके ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। इस दुनिया में मेरी माँ ही मेरी आखिरी रिश्तेदार हैं। यदि मैं ल्यू परिवार में विवाह कर लूँगी तो लैन परिवार माँ और तुम्हें परेशान नहीं करेगा। दीदी, क्या आपका सचमुच यही मतलब है? बस अब और कुछ मत कहो, तुम बाहर चली जाओ, मुझे अकेले में एक आखिरी शांत रात बिताने दो। इतना कहकर लैन केके अपनी रज़ाई ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई और चुपचाप छत को देखने लगी। अध्याय 16, वैवाहिक गठबंधन की पूर्व संध्या। फंधाई सिटी, एक गुप्त किला। बहन सू, क्या आप सच में निश्चित हैं? इस बार अगर हम निकल गए तो ये भी नहीं पता कि हम सुरक्षित वापस लौट पाएंगे या नहीं। सू यान और सू यिंग किले के बीचों बीच खड़ी थीं। उनके चारों ओर काले लबादे पहने लोग खड़े थे। कुछ भी हो जाए, मैं कभी भी केके को ल्यू परिवार के किसी व्यक्ति से शादी नहीं करने दूंगी। सू यिंग ने दृढ़ स्वर में कहा। चलो, कल दोपहर हम शादी की गाड़ी को रोककर दुल्हन को छुड़ा लेंगे। अपने पिता से चुराई हुई परिवार प्रमुख की पहचान पट्टिका हाथ में लेकर सू यिंग ने सू परिवार द्वारा गुप्त रूप से प्रशिक्षित छाया दस्ते को क्योटो जाने वाली बुलेट ट्रेन में सवार होने का आदेश दिया। क्योटो और फंधाई एक दूसरे के काफी पास थे। लगभग 1 घंटे बाद सू यिंग अपने लोगों के साथ क्योटो ग्रैंड होटल में ठहरी और अगले दिन की पूरी योजना बनाने लगी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह लैन केके को उसके दुखों से अवश्य बचाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्योटो का ल्यू परिवार। सम्मानित विशेषज्ञ, कल जब लैन केके ल्यू परिवार में विवाह करके आएगी और आप उसका प्राइमोर्डियल यीन अवशोषित करेंगे, तब हमारा ल्यू परिवार निश्चित रूप से डिवाइन कनेक्शन रेल्म का एक और विशेषज्ञ प्राप्त करेगा। उस समय हमारा ल्यू परिवार निस्संदेह क्योटो की 3 अपर गेट्स में शामिल हो जाएगा। ल्यू परिवार के मुखिया ल्यू एक्सिंगैंग ने कहा। हे, मेरी निगरानी के अनुसार उस स्त्री की काया असाधारण है। एक बार जब वह परिवार में आ जाएगी और मैं उसका उपयोग कर लूँगा, तो आपके लिए लेट ग्रैंड मास्टर स्टेज तक पहुँचना भी असंभव नहीं होगा। हा, ल्यू परिवार के सम्मानित विशेषज्ञ जियंग ही जोर से हंसा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पूरा दिन डिज्नीलैंड में घूमने के बाद रात के 9 बजे के करीब ही दोनों छोटी बच्चियां अनमने मन से वहां से निकलीं। उनके हाथों में एक एक मुलायम खिलौना था। बाहर निकलते ही उन्होंने वही रोल्स रॉयस देखा जो उन्हें डिज्नीलैंड लेकर आई थी। यूमो को बाहर आते देख चैनहा तुरंत कार से उतरा और आदरपूर्वक उसके पास आया। सर, आपने जो भी आदेश दिए थे वे सब पूरे कर दिए गए हैं, चैनहा ने सम्मान से कहा। तो फिर हमें क्योटो ले चलो, यूमो ने कहा। जी सर। चैनहा ने आदरपूर्वक दोनों छोटी राजकुमारियों और यूमो के लिए कार का दरवाज़ा खोला। इसके बाद रोल्स रॉयस तेजी से क्योटो की ओर बढ़ गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
रात गहरा चुकी थी। लैन परिवार का निवास, लैन केके का कमरा। केके, माँ तुमसे विनती करती है, कृपया यहाँ से चली जाओ। ल्यू में, लैन लिली के साथ खड़ी थी और उसके पास कई सूटकेस रखे थे। माँ, अगर मैं चली गई तो आपका क्या होगा? लैन केके रोते हुए बोली। शी और शिन शिन जा चुकी हैं। अब मेरे पास केवल आप ही परिवार के रूप में बची हैं। केके, माँ को न नाम चाहिए न दौलत। लैन परिवार की मालकिन कहलाने का भी मुझे कोई लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम और लिली स्वस्थ और खुश रहो। ल्यूमे ने आंसू पोंछते हुए कहा। दीदी, माँ की बात मान लो। चलो क्योटो छोड़ देते हैं। लैन परिवार का प्रभाव पूरे देश में नहीं फैला हुआ है। लैन लिली ने भी समझाया। ठीक उसी समय जब लैन केके हिचकिचा रही थी, धड़ाम, ल्यूमे अपनी बेटी के सामने घुटनों के बल बैठ गई। केके, माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है। माँ, आप क्या कर रही हैं? लैन केके भी घबराकर घुटनों के बल बैठ गई और ल्यूमे को उठाने लगी। केके, अगर बच्चा चला भी जाए तो फिर से हो सकता है, लेकिन माँ के लिए मेरी बेटी की जान इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हें ल्यू परिवार के उन दरिंदों द्वारा अपमानित होते कभी नहीं देख सकती। ल्यू में रोते हुए लैन केके से लिपट गई। माँ, पहले उठ जाए, मैं जाऊंगी। केके, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रात अंधेरी थी और तेज हवा चल रही थी। तीनों महिलाएं अपना सामान लेकर चुपचाप लैन परिवार की हवेली से निकल गईं। माँ, क्या आप ठीक हैं? आपके पैरों में हमेशा दर्द रहता है। धीरे धीरे चलते हैं। लैन केके ने ल्यूमे का सहारा देते हुए कहा। नहीं, हमें जल्दी से क्योटो छोड़ना होगा। अगर हमें पकड़कर वापस ले गए तो सब खत्म हो जाएगा। ल्यूमे ने दृढ़ता से कहा। अचानक पूरी तरह अंधेरी रात बेहद तेज रोशनी से जगमगा उठी। रोशनी इतनी प्रचंड थी कि तीनों महिलाएं अपनी आंखें तक नहीं खोल सकीं। लेकिन लैन केके समझ गई कि अब वह बचकर नहीं निकल सकती। अरे नीच, हमारे लैन परिवार ने तुम्हें 20 साल से अधिक समय तक पाला और आज तुम हमें छोड़कर भागने की हिम्मत कर रही हो। लैन परिवार के कई शिष्य टॉर्च जलाए हुए चुपचाप उन्हें घेर कर खड़े थे। उन सबसे आगे लैन केके का पिता लैन है खड़ा था। परिवार प्रमुख, कृपया केके को जाने दीजिए, वह हमारी बेटी है। ल्यू में जल्दी से लैन है के पास गई, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई और उसकी पैंट का पायंचा पकड़ लिया। धड़ाम, दूर हट, 20 साल में तुम मुझे एक बेटा तक नहीं दे सकी, तुम्हारा क्या उपयोग है? लैन है ने ल्यूमे को जोर से लात मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। माँ, लैन केके और लैन लिली तुरंत दौड़कर अपनी माँ को उठाने लगीं। इसे बंद कर दो और कल ल्यू परिवार को भेज देना। लैन है ने लैन केके की ओर हाथ हिलाया। तुरंत अंगरक्षक उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। मुझे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चलूंगी, लैन केके ने गुस्से से कहा। यह सुनकर चारों ओर खड़े अंगरक्षक रुक गए। पिता, यह आखिरी बार है जब मैं आपको इस नाम से बुला रही हूँ। कल से मैं लैन केके लैन परिवार से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखूंगी। इतना कहकर लैन केके ने अपनी मां का सहारा लिया और लैन है के पीछे पीछे वापस हवेली में चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय क्योटो ग्रैंड होटल। यूमो ने सो चुकी शीशी और शिनशिन को प्रेसिडेंशियल स्वीट के बड़े बिस्तर पर सुलाया, उन्हें कंबल ओढ़ाया और फिर बैठक कक्ष में चला गया। उसके सामने रखे थे आधा टन काले कुत्ते का खून, 212 लोहे की कीलें और 53 पीले ताबीज। एक पीला ताबीज हाथ में लेते ही यूमो भावुक हो उठा। पता नहीं कितने साल हो गए आखिरी बार ऐसी चीज को छुए हुए। उसने धीरे से बुदबुदाया, सर, मैंने रातों रात 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत बनवाने का आदेश दे दिया है। वे कल दोपहर से पहले तैयार हो जाएंगे, चैनहा ने कहा। यूमो ने एक पीला ताबीज, एक ब्रश और सिंदूर उठाया। उसने हाथ को हल्के से घुमाया और देखते ही देखते एक लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन टैलिस्मन तैयार हो गया। चट चट, ताबीज के चारों ओर हल्की बिजली चमकने लगी। ये चमत्कारी दृश्य देखकर पास खड़ा चैनहा आश्चर्य से सांस रोक बैठा। अमरों की विधि, ये वास्तव में अमरों की विधि थी। 1 मिनट से भी कम समय में 53 लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन टैलिस्मन तैयार हो चुके थे। कल किसी से कहो कि इन सभी 53 ताबूतों पर ये लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन टैलिस्मन चिपका दे। और जहां तक इन लोहे की कीलों का सवाल है, यूमो ने काले लोहे से बनी उन सीलिंग कीलों को देखा और संतुष्टि से सिर हिलाया। इन कीलों को पूरी रात काले कुत्ते के खून में भिगोकर रखो। कल इन्हें ल्यू परिवार में पहुंचा देना। जी सर, अब जाकर आराम करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आखिरकार ये रात बिल्कुल भी शांत नहीं थी। यूमो की शक्ति के सामने ल्यू परिवार को नष्ट करने के लिए उसे उंगली तक हिलाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब उसने सोचा कि ल्यू परिवार लैन केके के साथ क्या करने वाला है, तो किसी कारण उसके मन में गहरा असंतोष उठने लगा। यहाँ तक कि वह स्वयं भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगली सुबह दोनों छोटी बच्चियों के हाथ मुंह धो लेने के बाद यूमो उनके लिए सुगंधित स्क्विड की दलिया लेकर आया।
पिछले कुछ दिनों से लगातार उच्च प्रोटीन भोजन खाने के कारण दोनों बच्चियां पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और गोलमटोल दिखाई देने लगी थीं। पापा, पापा, आज हम कहाँ खेलने जाएंगे? दोनों बच्चियों ने खाते खाते उत्सुकता से पूछा। आज? यूमो ने क्योटो के सबसे प्रसिद्ध स्थानों के बारे में सोचा। आज हम खेलने नहीं जाएंगे। क्यों न आज ग्रेट वॉल पर चढ़ने चलें? यूमो ने मुस्कुराकर कहा। पापा, ग्रेट वॉल क्या होती है? दोनों बच्चियों ने उत्सुकता से पूछा। ग्रेट वॉल, प्राचीन समय में जब विदेशी कबीले देश पर आक्रमण करते थे, तब फर्स्ट एम्परर ने उन बर्बरों को रोकने के लिए ग्रेट वॉल का निर्माण कराया था। आग के संकेतों और युद्ध भेरियों के सहारे ये हमारे देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण रक्षात्मक दीवार थी, यूमो ने समझाया। ओह, सुनने में तो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगती। दोनों छोटी बच्चियों ने कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। अध्याय 17, छोटी बच्चियों के लिए एक उपहार। शीशी, शिनशिन, क्या तुम जानती हो कि जब स्वर्ग किसी व्यक्ति पर कोई महान जिम्मेदारी डालने वाला होता है, तो पहले उसके मन को तपाता है और उसके शरीर को कष्ट देता है? भविष्य में क्या तुम एल्वन किंगडम के जनरल लस जितनी शक्तिशाली बनना चाहती हो? यूमो ने दोनों बच्चियों को लुभाते हुए पूछा। हाँ पापा, मैं भविष्य में ज़रूर एक नायिका बनूंगी, शीशी ने कहा। मैं भी, मैं एक जनरल बनना चाहती हूँ और दुनिया की सबसे शक्तिशाली इंसान भी, शिनशिन ने उत्साह से कहा। बहुत अच्छा, अगर तुम दोनों की ऐसी महत्वाकांक्षा है तो क्या आज तुम पापा से एक वादा करोगी? यूमो ने दोनों नन्ही बच्चियों को समझाते हुए पूछा। पापा, क्या बात है? पापा चाहते हैं कि तुम क्योटो की ग्रेट वॉल की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक पैदल चलो, ठीक है? यूमो ने कहा। ठीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। स्विश। जब दोनों बच्चियां नाश्ता कर रही थीं, यूमो की डिवाइन सोल यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस के भीतर बनी उस छोटी और जर्जर झोपड़ी के सामने पहुंच गई। घर्र खर्राटों की आवाज़ अब भी कान फाड़ देने वाली थी। खम खम, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लड़के, इस बार फिर यहाँ क्या करने आए हो? टोटी ने अधीरता से पूछा। वे दो सीपियाँ जिनसे तुम 5000 साल से खेल रहे हो, मुझे उधार दे दो, यूमो ने बिना घुमाए फिराए कहा। अरे लड़के, तुम हद पार कर रहे हो, टोटी गुस्से से बोला। क्या तुम अभी भी बाहर निकलना चाहते हो? यूमो ने धमकी दी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या तुमने सच में उधार कहा था? टोटी ने संदेह से पूछा। हाँ, उधार, यूमो ने उत्तर दिया। लड़के, 1000 साल पहले तुम मेरे 2 पर्पल रॉयल पर्ल हार भी उधार लेकर गए थे, आज तक वापस नहीं किए। पर्पल रॉयल पर्ल, जब समय उल्टा बहा था तब स्पेस टर्ब्यूलेंस ने उन्हें चूर चूर कर दिया था, यूमो ने लापरवाही से कहा। दफा हो जा, मेरे दोनों जिशन चाहते हो, सपने देखते रहो, टोटी गुस्से से चिल्लाया। अच्छा, छोड़ो, पता नहीं मैं डिवाइन एम्परर रेल्म तक कब पहुंचूंगा। यूमो बुदबुदाता हुआ मुड़ गया। अगले ही क्षण 2 बैंगनी प्रकाश रेखाएं यूमो की ओर उड़कर आईं। बिना पीछे मुड़े उसने दोनों सीपियों को अपने हाथ में पकड़ लिया। जल्दी निकल यहाँ से, मुझे परेशान मत कर। इतना कहते ही ऊर्जा की एक विशाल लहर ने यूमो की डिवाइन सोल को सीधे यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस से बाहर फेंक दिया। अरे, ये छोटा सा जीव फिर से और ताकतवर हो गया। यूमो ने अपनी नाक सहलाते हुए हाथ में मौजूद उन 2 समुद्री सीपियों को देखा। इन दोनों सीपियों का नाम जिशन था। ये जिशन इमॉर्टल स्नेल की मृत्यु के बाद छोड़ी गई विरासत थीं और पहले से ही इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के समान थीं। टोटी ने इतने वर्षों तक इन्हें अपने डिवाइन पावर से पोषित किया था कि इनमें एक इमॉर्टल स्पिरिट तक जन्म ले चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ल्यू परिवार ने वूजी किंगडम के नियमों का उल्लंघन किया था। सिर्फ चैनहा और उसके लोगों के भरोसे ल्यू परिवार को दंड देना पर्याप्त नहीं था, इसलिए यूमो को स्वयं भी जाना पड़ता। इसी कारण उसने दोनों बच्चियों को ग्रेट वॉल पर चलने का ये छोटा सा लक्ष्य दिया था। जब तक वह थोड़ी देर के लिए दूर रहेगा, जिशन की सुरक्षा में दोनों बच्चियां पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नहा धोकर तैयार होने के बाद दोनों बच्चियों के सिर पर 2 छोटी चोटियां बंधी थीं, जिससे वे बेहद प्यारी लग रही थीं। यूमो ने यानफ्यू माउंटेन रेजिडेंस से 2 लाल धागे निकाले, दोनों जिशन सीपियों को उनमें बांधा और बच्चियों के पास आया। शीशी, शिनशिन, पापा के पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये कहते हुए उसने उन छोटी सीपियों को, जो अब बालों की सजावट बन चुकी थीं, दोनों बच्चियों की एक एक चोटी में बांध दिया। शीशी के बाएं और शिनशिन के दाएं। वाह, कितनी सुंदर सीपी है। दोनों बच्चियां आईने में खुद को देखकर बेहद खुश हो गईं। चलो, आज का अपना काम मत भूलना, यूमो ने याद दिलाया। पापा, हम ज़रूर पूरी ग्रेट वॉल चलकर पूरी करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह यूमो द्वारा दोनों बच्चियों को दिया गया पहला परीक्षण था, और वूजी किंगडम के मानकों के अनुसार यह सबसे आसान परीक्षा थी। लक्ष्य स्पष्ट था और परिणाम भी निश्चित। असल कठिनाई केवल दृढ़ता थी। दोनों बच्चियां पहले ही अपने शरीर में ची को समाहित कर चुकी थीं और आधिकारिक रूप से कल्टिवेटर बन चुकी थीं। इसलिए 20,000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी ग्रेट वॉल उनके लिए कोई चुनौती नहीं थी।
इसके अलावा क्योटो की ग्रेट वॉल केवल कुछ ही किलोमीटर लंबी थी। असल में यूमो चाहता भी था कि वे ग्रेट वॉल का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही पार करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उस दिन क्योटो सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक भीड़भाड़ वाला था, क्योंकि आज मार्शल आर्ट्स परिवार ल्यू परिवार के बड़े बेटे ल्यू किंग की शादी का दिन था। सुबह सुबह ही अनगिनत मेहमान ल्यू परिवार की दावत में पहुंचने लगे। केवल कुछ उच्च पद वाले अतिथि ही शायद अभी तक सो रहे थे या आने की जरूरत नहीं समझते थे। सुबह 9 बजे यूमो दोनों बच्चियों को ग्रेट वॉल के प्रारंभिक स्थान पर ले आया। पापा, ग्रेट वॉल तो बहुत बहुत लंबी है। शीशी ने इतनी अनोखी संरचना पहले कभी नहीं देखी थी। शीशी, आज सुबह पापा से किया हुआ वादा मत भूलना, यूमो ने याद दिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं अपना वादा निभाने वाली बच्ची हूँ, शीशी ने दृढ़ता से कहा। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोपहर नज़दीक आते आते ल्यू परिवार में मेहमानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। द्वार पर स्वयं लाल दूल्हे के वस्त्र पहने ल्यू किंग मेहमानों का स्वागत कर रहा था। वाह यंग मास्टर ल्यू, आज तो आप बेहद हैंडसम लग रहे हैं। उसके चापलूस मित्र एक एक करके उपहार लेकर बधाई देने लगे। क्योटो के वैंग परिवार की ओर से एक विशाल सफ़ेद जेड बुद्ध प्रतिमा, साउथ सी के सू परिवार की ओर से एक प्राचीन कांस्य दर्पण, फंघाई के ल्यू परिवार की ओर से संतान प्रदान करने वाली ग्वानियन की प्रतिमा, नंडू के ची परिवार की ओर से फैंक्शन ब्रॉन्ज ट्राइपॉड। उपहारों की घोषणा करने वाला व्यक्ति उत्साह से लगातार चिल्ला रहा था, क्योंकि हर उपहार एक दुर्लभ खजाना था। वाह यंग मास्टर ल्यू, फैंक्शन ब्रॉन्ज ट्राइपॉड तो ची परिवार की पारिवारिक धरोहर है, उन्होंने सच में आपको दे दिया, ल्यू किंग के एक अनुचर ने आश्चर्य से कहा। ची परिवार तो केवल एक छोटा परिवार है, हमारा ल्यू परिवार जल्द ही 3 अपर सेक्ट्स में शामिल होने वाला है। स्वाभाविक है कि वे हमें खुश करना चाहेंगे, ल्यू किंग ने घमंड से कहा। यंग मास्टर ल्यू, सुना है आपकी होने वाली पत्नी बहुत ठंडी मिजाज की है। ऐसी औरत बिस्तर पर जरूर कमाल की होगी। हा 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 हा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। जब मेरा मन भर जाएगा तब तुम्हें भी मौका दूंगा। लैन परिवार तो एक घटिया परिवार है, हमारा ल्यू परिवार उन्हें कभी सम्मान नहीं देता। हा हा हा, तब तो हम आपकी कृपा की प्रतीक्षा करेंगे यंग मास्टर ल्यू। क्योटो के चेंग परिवार की ओर से क्रिस्टल स्ट्रीम लैंडस्केप पेंटिंग। हाँ, क्रिस्टल स्ट्रीम लैंडस्केप पेंटिंग, हे भगवान, ये तो एक टाओस्ट ट्रेजर है। चेंग परिवार सच में बहुत उदार है। हाँ, लेकिन 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक होकर भी चेंग परिवार को ल्यू परिवार की इतनी खुशामद करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें क्या पता, मैंने सुना है कि ल्यू परिवार का कंसैक्रेटेड एक्सपर्ट जल्द ही डिवाइन कनेक्शन रेल्म में प्रवेश करने वाला है। क्या इसका मतलब तो ल्यू परिवार में डिवाइन कनेक्शन रेल्म के 2 विशेषज्ञ हो जाएंगे। हाँ, एक ही परिवार में डिवाइन कनेक्शन रेल्म के 2 विशेषज्ञ। 3 अपर सेक्स की एक जगह तो निश्चित रूप से ल्यू परिवार की होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फंघाई के मिंगजू ग्रुप की ओर से उपहार 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत। उपहारों की घोषणा करने वाला व्यक्ति चेन्हा द्वारा दी गई सूची को फटी आंखों से देखने लगा। फिर कांपते हुए उसने सामने खड़े लंबे आदमी की ओर देखा। 53 आड़ू की लकड़ी के क्या? आसपास मौजूद कई मेहमान घोषणा सुन रहे थे। अचानक आवाज रुक जाने पर सभी हैरानी से द्वार की ओर देखने लगे। क्या हुआ, अंधे हो गए हो या प्राथमिक स्कूल भी पूरा नहीं किया कि ये 2 शब्द पढ़ नहीं पा रहे। चेन्हा ने घोषणा करने वाले के हाथ से सूची छीन ली और उसे उपहारों की मेज पर पटक दिया। मैं फंघाई सिटी के मिंगजू ग्रुप का चेन्हा हूँ। आज ल्यू परिवार के बड़े बेटे ल्यू किंग के शुभ विवाह का समाचार सुनकर बिना निमंत्रण के यहाँ आया हूँ और ल्यू परिवार को 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत भेंट करता हूँ। मैं ल्यू परिवार के कई पीढ़ियों तक समृद्ध रहने की शुभकामना देता हूँ। चेन्हा ने व्यंग्य भरे स्वर में घोषणा पूरी की और फिर हाथ हिलाया। उसके इशारे पर 100 से अधिक अधीनस्थ आगे बढ़े। हर 4 लोग मिलकर एक एक ताबूत उठा रहे थे। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, एक एक करके कुल 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत ल्यू परिवार के मुख्य द्वार के सामने रख दिए गए। चारों ओर उपस्थित सभी मेहमान स्तब्ध रह गए। अध्याय 18, सू यिंग की हार और पीछे हटना। क्योटो एवेन्यू। लैनके के बिना किसी भाव के शादी की कार के अंदर बैठी थी। उसके दोनों ओर एक एक अंगरक्षक उसे मजबूती से पकड़े हुए था। उसने वह खुलासा करने वाला दुल्हन का जोड़ा नहीं पहना था। निकलने से पहले भी वह अपनी इज्जत और अपने शरीर का ध्यान रख रही थी। लैनके ने अपने बाल भी बहुत सावधानी से संवारे थे, क्योंकि वह मरने का सामना करते समय खुद को किसी भयावह राक्षस की तरह नहीं दिखाना चाहती थी। लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ल्यू परिवार में प्रवेश करने के बाद उसका सामना किस चीज़ से होगा। ये तथाकथित राजनीतिक विवाह पूरी तरह एक दिखावा था। इतना भव्य नाम होने के बावजूद दुल्हन का स्वागत करने के लिए भी कोई नहीं आया। यहाँ तक कि लैन लिली भी उसे विदा नहीं कर सकी, क्योंकि लैन है ने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया था।
10 से अधिक शादी की गाड़ियां सड़क पर चल रही थीं, लेकिन पूरे काफिले पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंधेरे में एक बेहद गुप्त शक्ति धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। बहन सू, वे आ गए हैं। शादी की कारों को अपनी ओर आते देख सू यिंग और उसका दल, जो कल से क्योटो में घात लगाकर बैठा था, अपनी कमर पर टंगी पिस्तौलें कसकर पकड़ने लगा। यानजी, फैसला तुम्हारे हाथ में है, सू यिंग ने कहा। चिंता मत कीजिए बहन सू। स्विश। जैसे ही शादी का काफिला ल्यू परिवार वाली सड़क में प्रवेश करने वाला था, आकाश से एक विशाल गोल चट्टान गिरी। धड़ाम। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। ची ची ची, लगातार ब्रेक लगने की आवाज़ गूंज उठी। यदि गाड़ियां तेज गति से चल रही होतीं तो वे एक दूसरे से टकरा जातीं। सौभाग्य से उनकी रफ्तार अधिक नहीं थी। चलो नहाएं नहाएं, इनके पास बंदूकें हैं, भागो। सू यिंग और उसके लोगों के सामने आते ही शादी की गाड़ियों के चालक एक एक करके गोलियों की बौछार में मारे जाने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सू यिंग। शादी की कार के भीतर बैठी लैन केके ने वह परिचित आकृति पहचान ली। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के तुरंत बाद सेना में भर्ती हुई सू परिवार की बड़ी बेटी सू यिंग। वह अपनी कॉलेज की सबसे अच्छी मित्र लिटिल शैडो के साथ उसे बचाने आई थी। सू यिंग, जल्दी भाग जाओ, लैन परिवार का कंजैक्रेटेड मेंबर इसी काफिले में है, लैन केके ने बिना किसी हिचकिचाहट के कार की खिड़की से चिल्लाकर कहा। ये देखकर दोनों अंगरक्षकों ने तुरंत उसके मुंह पर टेप चिपका दिया। केके। लैन केके को कार के भीतर दबाया जा रहा था। ये देखकर सू यिंग जोर से चिल्लाई और सीधे उसी शादी की कार की ओर दौड़ पड़ी। अपनी ताकत का ज्यादा अंदाजा लगा रही हो। उसी समय लगभग 50 वर्ष का एक बूढ़ा आदमी शादी की एक कार की छत पर प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि लैन परिवार का कंजैक्रेटेड मेंबर था, एक मार्शल आर्टिस्ट जिसकी शक्ति एडवांस ग्रैंड मास्टर स्टेज तक पहुंच चुकी थी। धप। सू यिंग की शक्ति केवल ब्राइट स्ट्रेंथ लेवल तक थी। वह किसी ग्रैंड मास्टर का मुकाबला कैसे कर सकती थी। सिर्फ एक हथेली के प्रहार से ही सू यिंग के मुंह से खून निकल पड़ा और उसका शरीर दूर जा गिरा। बहन सू। ये देखकर सू यान तुरंत दौड़ी और सू यिंग को उठाने लगी, लेकिन लैन परिवार के कंजैक्रेटेड मेंबर की दूसरी हथेली पहले ही सू यिंग के चेहरे तक पहुंच चुकी थी। बिना एक पल की झिझक के सू यान ने वह प्रहार अपने शरीर पर ले लिया। पफ्ट। उसके हृदय की सभी मेरिडियन उसी क्षण टूट गईं। उसके मुंह से खून फूट पड़ा। यानजी, YAAANZI। सू यिंग दर्द और क्रोध से चीख उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसके बाद ये लगभग एक तरफा नरसंहार बन गया। सू यिंग द्वारा लाई गई सू परिवार की सभी शैडोज को लैन परिवार के विशेषज्ञों ने एक एक करके मार डाला। क्या तुम सू परिवार की हो? लैन परिवार के कंजैक्रेटेड मेंबर ने सू यिंग को घूरते हुए पूछा। सू यिंग अपनी बाहों में सू यान को पकड़े हुए थी। इस समय उसके मन में केवल एक ही विचार था, उसे अस्पताल ले जाना। उसने उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। लैन केके को बचाना अब असंभव हो चुका था। उसने मुड़कर लैन केके की शादी की कार की ओर देखा। अंदर बैठी लैन केके लगातार सिर हिलाकर उसे जाने का इशारा कर रही थी। आखिरकार सू यिंग सू यान को लेकर धीरे धीरे वहां से चली गई। लैन परिवार के कंजैक्रेटेड मेंबर ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि वे अभी फंघाई के सू परिवार को नाराज करने की स्थिति में नहीं थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 15 शादी की गाड़ियों के चालक मारे जा चुके थे। लैन परिवार का कंजैक्रेटेड मेंबर स्वयं लैन केके की शादी की कार में बैठ गया और वाहन चलाते हुए ल्यू परिवार की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उधर ल्यू परिवार। सुबह की तुलना में अब ल्यू परिवार और भी अधिक चहल पहल से भरा हुआ था, लेकिन वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था। मुख्य द्वार के सामने 53 गुलाबी रंग के ताबूत रखे थे। उनसे आड़ू की लकड़ी की हल्की सुगंध आ रही थी, जो पूरे दृश्य को और भी भयावह बना रही थी। क्रेजी ड्रैगन चैन, हाँ, इसका क्या मतलब है? समाचार मिलते ही ल्यू परिवार के मुखिया ल्यू एक्सिंगटैंग तुरंत बाहर आए। उन्होंने महसूस किया कि चैनहा की मार्शल ऑरा पहले ही एडवांस ग्रैंड मास्टर स्टेज के बेहद करीब पहुंच चुकी थी। ल्यू एक्सिंगटैंग अभी अभी ग्रैंड मास्टर रेल्म में पहुंचा था। इस समय उसे मिलाकर ल्यू परिवार में केवल 3 ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन उसे चैनहा से बिल्कुल भी डर नहीं था, क्योंकि ल्यू परिवार का पूर्वज डिवाइन कनेक्शन रेल्म के अंतिम चरण में था। कोई विशेष मतलब नहीं, मैं तो बस अपने मालिक के आदेश पर ल्यू परिवार को शादी का उपहार देने आया हूं, चैनहा ने शांत स्वर में कहा। शादी का उपहार? चैनहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अंधा हूं? भला कोई ऐसे उपहार भी देता है? ल्यू एक्सिंगटैंग गुस्से से गरजा। पिताजी, इससे बात करने की क्या जरूरत है? ये साफ तौर पर हमारे ल्यू परिवार में परेशानी खड़ी करने आया है, पास खड़े ल्यू किंग ने कहा। चैनहा, मैं सलाह देता हूं कि अपने आदमियों से तुरंत ये सारी चीजें यहां से हटवा दो, वरना मेरी ल्यू परिवार की दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार रहना। ल्यू एक्सिंगटैंग ने धमकी दी। दुश्मनी? सिर्फ तुम? ल्यू एक्सिंगटैंग,
अगर यह कुछ दिन पहले होता तो चेन्हा कभी भी लियू एक्सिंगटैंग से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जब से वह इंटरमीडिएट ग्रैंड मास्टर बन गया था और व्हाइट क्लाउड टेम्पल के डाओस्ट मास्टर को एक ही हथेली के प्रहार से मार गिराया था, उसे अब लियू एक्सिंगटैंग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। यह एहसास अत्यंत सुखद था। घमंडी, तुम चेन्हा सिर्फ गुंडों के सर्ग न हो और मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। इतना कहकर लियू एक्सिंगटैंग ने अपनी हथेली चेन्हा की छाती पर दे मारी। चेन्हा भी पीछे नहीं हटा, उसने सीधा मुक्का चलाया। धड़ाम, हथेली और मुक्का आपस में टकराए। लियू एक्सिंगटैंग 5 कदम पीछे हट गया, जबकि चेन्हा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। एक ही चाल में विजेता तय हो गया। चेन्हा, तुमने बड़ी मुश्किल से जो साधना प्राप्त की है उसे देखते हुए मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। अभी चले जाओ, वरना जब मेरे लियू परिवार के सुप्रीम एल्डर अपनी साधना से बाहर आएंगे तो शायद तुम्हारी लाश भी पूरी नहीं बचेगी। लियू एक्सिंगटैंग पीछे हट चुका था। क्षमा कीजिए लियू परिवार प्रमुख, मेरे मालिक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए मैं जा नहीं सकता। लियू एक्सिंगटैंग की आंखें सिकुड़ गईं। चेन्हा कई बार अपने मालिक का उल्लेख कर चुका था। अगर एडवांस ग्रैंड मास्टर बनने वाला व्यक्ति भी किसी को सम्मान से मालिक कहता है तो उस व्यक्ति की शक्ति आखिर किस स्तर की होगी? क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे मालिक कौन हैं? लियू एक्सिंगटैंग ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। चेन्हा ने इतना कहा और अपनी जेब से एक प्राचीन जैद का लटकन निकालकर उसे चकनाचूर कर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उसी समय क्योटो की ग्रेट वॉल पर, पापा, ये ग्रेट वॉल बहुत लंबी है, इतना चलने से मुझे और दीदी को बहुत भूख लग गई है। शिनशिन चलते चलते शिकायत करने लगी। क्या बीच रास्ते में हार मानने वाली हो? यूमो ने पूछा। बिल्कुल नहीं, शिनशिन ने गुस्से से मुंह फुलाया और फिर से चलने लगी। ग्रेट वॉल पर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। दोनों बच्चियों को आज के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी लगभग आधा रास्ता और तय करना था। अरे पापा, देखिए, क्या वह वही बीमार बड़ी बहन नहीं है? उसी समय शीशी ने आगे चल रही एक युवती की ओर इशारा किया। उसने विश्वविद्यालय की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यूमो ने उधर देखा। वह सचमुच वही लड़की थी जिसे उसने मेट्रो में बचाया था। यूमो कुछ कह पाता उससे पहले ही शीशी और शिनशिन हाथ पकड़कर उसकी ओर दौड़ पड़ी। बड़ी बहन, बीमार बड़ी बहन। जिंगया ने वह परिचित आवाज़ सुनी। वह पलटी और तुरंत उन 2 फरिश्तों जैसे चेहरों को पहचान लिया। अरे तुम दोनों! जिंगया खुशी से उनके पास आए और झुककर दोनों बच्चियों को अपनी बाहों में उठा लिया। उस रात अगर इन दोनों प्यारे चेहरों की वजह से वह बची न होती तो उसका जीवन पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जिंगया ने पूछा। हम पापा के साथ ग्रेट वॉल पर चढ़ने आए हैं, शिनशिन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया। दीदी, अब आप ठीक हैं ना? अब तो वह बदबूदार पानी नहीं उगलती है ना? शीशी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। अध्याय 19, लियू परिवार को दंड। बदबूदार पानी। जिंगया को तुरंत उस दिन की घटना याद आ गई। असल में उस दिन जिंगया ने जो कपड़े पहने थे वे बार की एक वेट्रेस ने उसे पहनाए थे। उस समय जिंगया अपने पुराने सहपाठियों की एक बैठक में शामिल हुई थी, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगे और वह रहस्यमय ढंग से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को बार के एक बड़े बिस्तर पर पड़ा पाया और उसके शरीर पर वही कपड़े थे। अपने शरीर की जांच करने पर उसे कुछ असामान्य नहीं मिला, लेकिन उसका सिर अब भी घूम रहा था। उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर होटल से भागी और सीधे मेट्रो स्टेशन की ओर दौड़ी। सौभाग्य से उसकी मुलाकात यूमो से हो गई, वरना उसके साथ क्या होता कोई नहीं जानता। बाद में जिंगया ने जांच की और पता चला कि उसकी सहपाठी ने उसे नशीली दवा दी थी। यह उसकी जन्मजात हृदय रोग की समस्या दोबारा उभरने का मामला नहीं था। क्रोधित होकर जिंगया ने तुरंत अपने हाई स्कूल के सहपाठियों के समूह से बाहर निकल गई और क्योटो लौट आई। वर्तमान में वह अब भी क्योटो यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की छात्रा थी। दीदी अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद छोटी बहन। जिंगया ने भावुक होकर शीशी की ओर देखा। दीदी, ये मेरे पापा हैं। यूमो को पास आते देखकर शिनशिन ने जल्दी से परिचय कराया। नमस्ते, मेरा नाम जिंगया है। मैं क्योटो यूनिवर्सिटी के फाइनेंस डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। जिंगया ने स्वयं आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। अपने सामने खड़े उस अत्यंत सुंदर युवक को देखकर, जो किसी सुपरस्टार जैसा दिखता था, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यूमो, तुम्हारा सीनियर। यूमो आगे बढ़ा, उससे हल्का सा हाथ मिलाया और तुरंत हाथ छोड़ दिया। इस छोटे से व्यवहार ने जिंगया के मन में यूमो के लिए और भी अच्छा प्रभाव छोड़ दिया। वह सचमुच एक सज्जन व्यक्ति था। तुम भी क्योटो यूनिवर्सिटी के हो? क्या तुम भी वहीं से स्नातक हुए हो? जिंगया ने उत्सुकता से लगातार पूछा। अच्छा हुआ तुम मिल गई। कृपया इन दोनों को ग्रेट वॉल घुमाने में मदद करना, मुझे कुछ काम निपटाने हैं।
उसी समय यूमो के मन में चेन्हा का संकेत पहुंच चुका था। जिंग या कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। आखिर यह क्या हो रहा था? क्या यूमो उस पर इतना भरोसा करता था? शीशी, शिनशिन, पापा को कुछ काम है। तुम दोनों बड़ी बहन के साथ यहीं रहना और पापा ने जो काम दिया है उसे पूरा करना। ठीक है, यूमो ने दोनों बच्चियों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक है, लेकिन पापा आपको जल्दी वापस आना होगा, शीशी ने आज्ञाकारी स्वर में कहा। इतना कहकर यूमो सीधे ग्रेट वॉल से नीचे उतर गया और सुनसान स्थान में गायब हो गया। ये तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर मुझे सौंप गए, जिंगया ने हंसते हुए मजाक किया। लेकिन उसे क्या पता था, उसकी इस एक बात ने शीशी और शिनशिन दोनों के दिल को गहराई से छू लिया। पापा हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, पापा हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, वे दादा दादी की तरह हमें घर से नहीं निकालेंगे, शीशी ने गंभीर स्वर में कहा। जिंगया को एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी साधारण सी बात ने दोनों बच्चियों के मन में छिपे दर्द को छू लिया था। एक पल के लिए उसके मन में उत्सुकता जागी। आखिर यूमो कौन था, और इन दोनों फरिश्तों जैसी बच्चियों की माँ कौन थी? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। क्योटो का ल्यू परिवार। ल्यू एक्सिंगटैंग पहले ही किसी को सुप्रीम एल्डर को उनकी एकांत साधना से बुलाने भेज चुका था। चेन्हा द्वारा प्राचीन जेड तोड़ने के लगभग आधे मिनट बाद चेन्हा और ल्यू एक्सिंगटैंग आमने सामने खड़े थे। इस समय दोनों पक्षों की ताकत लगभग बराबर थी। चेन्हा के पास अधिक लोग थे, लेकिन जैसे ही सुप्रीम एल्डर पहुंचता, ये पूरा मैदान फिर से ल्यू परिवार का हो जाता। अचानक, मानो उसे कुछ महसूस हुआ हो, चेन्हा का चेहरा खुशी से चमक उठा। वह एक घुटने पर बैठ गया और दोनों हाथ जोड़ लिए। स्वामी, स्वामी का स्वागत है। क्षण भर में लगभग 200 लोग एक साथ झुक गए। उनकी गंभीर आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। ल्यू एक्सिंगटैंग अभी सोच ही रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, कि चेन्हा के सामने एक आकृति धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वह एक अत्यंत सुंदर युवक था। नयन नक्श इतने आकर्षक थे मानो किसी चित्र से निकल कर आया हो। लेकिन उसके कपड़े सिर्फ एक आधी बांह की शर्ट, स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक जोड़ी बेहद शानदार चप्पलें। क्या ल्यू परिवार के सभी 53 सदस्य यहाँ मौजूद हैं? यूमो ने किसी की निगाहों की परवाह किए बिना चेन्हा से पूछा। स्वामी, सुप्रीम एल्डर ल्यू टाई को छोड़कर ल्यू परिवार के बाकी सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, चेन्हा ने उत्तर दिया। सब लोग उठ जाओ। धन्यवाद, स्वामी। एक क्षण के लिए यूमो को ऐसा लगा मानो कोई प्राचीन सम्राट अपने अधीनस्थों का अभिवादन स्वीकार कर रहा हो। लेकिन यह आधुनिक शहर था। पूरा दृश्य कुछ अजीब और थोड़ा असहज भी लग रहा था। तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें नहीं पता कि आज इस युवा स्वामी का विवाह है? अपने आदमियों से ताबूत भेजते हो? मुसीबत मोल ले रहे हो क्या? यूमो को केवल एक सुंदर युवक समझकर ल्यू किंग साहस से उसकी ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया। यूमो ने प्रश्नवाचक दृष्टि से चेन्हा की ओर देखा। स्वामी, यही ल्यू किंग है, ल्यू परिवार का बड़ा बेटा, आज का दूल्हा, चेन्हा ने परिचय कराया। ओह, यूमो ने बस एक क्षण के लिए ल्यू किंग की ओर देखा। धड़ाम, फट गया। ल्यू किंग के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया। खून की धुंध चारों ओर खड़े ल्यू परिवार के लोगों पर छिटक गई। कंगा, ल्यू एक्सिंगटैंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। चेन्हा और उसके 100 से अधिक अधीनस्थों ने एक साथ गहरी सांस ली। अमर, ये सचमुच अमर है। शांत रहो, शांत रहो। उधर मेहमान भी अब चुप नहीं रह सके। अगर अब भी उन्हें समझ नहीं आता कि चेन्हा यहाँ झगड़ा करने आया है, तो सचमुच उनकी बुद्धि पर तरस खाना चाहिए। तुमने मेरे बेटे को अपाहिज बना दिया। हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। ल्यू एक्सिंगटैंग गरज उठा। वह ल्यू किंग के शरीर का बचा हुआ ऊपरी हिस्सा अपनी बाहों में पकड़े हुए था। अजीब बात यह थी कि नीचे का हिस्सा गायब होने के बावजूद खून नहीं बह रहा था, क्योंकि यूमो अभी ल्यू किंग को मरने नहीं देना चाहता था। कल्टिवेशन वर्ल्ड में मृत्यु भी एक प्रकार की दया होती है। यूमो ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने चारों ओर उपस्थित सभी मेहमानों और ल्यू परिवार के सदस्यों की ओर दृष्टि डाली। उसकी शांत आवाज़ हर व्यक्ति के कानों में गूंज उठी। वूजी कैलेंडर के वर्ष 329 से लेकर पिछले 100 वर्षों में उद्धरण चिन्ह ... ल्यू परिवार ने 10,037 महिलाओं का बलात्कार किया है। 1.132 वर्षों तक दुष्ट साधनाएं की हैं। 53,454 स्त्रियों के प्राइमोर्डियल यिन का उपभोग किया है। इस परिवार के कर्म अत्यंत घृणित हैं। इन्होंने कानून की पूर्ण अवहेलना की है। आज मैं मोदी पवेलियन का पवेलियन मास्टर होने के नाते ल्यू परिवार के सभी 53 सदस्यों को सील्ड कॉफिन पनिशमेंट की सज़ा सुनाता हूँ। दंड तुरंत लागू किया जाए। यूमो ये सब अत्यंत गंभीरता से बोल रहा था। हालांकि ये सभी आंकड़े उसी ने मनगढ़ंत बना दिए थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ल्यू परिवार दुष्ट साधना करता है। अरे, क्या तुम बेवकूफ़ हो? ल्यू परिवार हमेशा से स्त्रियों का उपयोग करके साधना करता आया है। ड्रैगन सोल तक को इसकी परवाह नहीं। तुम्हें ये भी नहीं पता? हे भगवान, यह मोदी पवेलियन आखिर कौन सी शक्ति है
मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। मैंने भी नहीं। शायद फंघाई सिटी की कोई शक्ति होगी। असल बात तो यह है, ये सील्ड कॉफन पनिशमेंट आखिर है क्या? क्या सचमुच ल्यू परिवार के लोगों को ताबूतों में बंद करके जिंदा दम भोंक दिया जाएगा? मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन चेन्हा और ल्यू एक्सिंगटैंग, जो यूं मो के सबसे निकट थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे किसी विशाल साम्राज्य के सम्राट के सामने खड़े हों। कितना घमंडी है! क्या सिर्फ तुम्हारे कह देने से मेरा ल्यू परिवार दंडित हो जाएगा? उसी समय, देखो, ल्यू परिवार का डिवाइन कनेक्शन एक्सपर्ट आ गया। वाह, हवा में चल रहा है। यही डिवाइन कनेक्शन रेल्म है। क्या तुम लोगों ने पहले देखा था? जिस युवक को चेन्हा स्वामी कह रहा था, वह भी अचानक प्रकट हुआ था। स्वामी, ये ल्यू परिवार के सुप्रीम एल्डर ल्यू टाई हैं, डिवाइन कनेक्शन रेल्म के 5वें स्तर पर। चेन्हा ने परिचय कराया, लेकिन यू मो को उसके डिवाइन कनेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं था। उसे लोगों से सिर उठाकर बात करना पसंद नहीं था। उसने बस उंगली हल्के से हिलाई। अगले ही पल ल्यूटाई किसी गिरी हुई वस्तु की तरह सीधे आसमान से नीचे आ गिरा। धड़ाम, वह जमीन पर बुरी तरह जा टकराया। धृष्ट, दिन दहाड़े ल्यू परिवार के घर में हिंसा करने की हिम्मत! क्या तुम्हें हमारे ड्रैगन सोल का कोई सम्मान नहीं? ल्यूटाई को आते देखकर ड्रैगन सोल का एक वृद्ध सदस्य आगे बढ़ा और यूमो को डांटने लगा। स्वामी, ड्रैगन सोल कभी चीन की रक्षा करने वाली एक महान युद्ध आत्मा थी। इन्हें मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का कानून रक्षक भी कहा जा सकता है। लेकिन 29 वर्ष पहले ड्रैगन सोल की व्यवस्था पूरी तरह बदल गई। अब कई गैर सरकारी संगठन अधिकांश मार्शल आर्टिस्ट को नियंत्रित करते हैं, और ये ल्यू टाई उन्हीं संगठनों का प्रमुख सोल मास्टर वैंग के अधीन एक एल्डर है। चेन्हा ने समझाया। ओह, यू मो ने उस ड्रैगन सोल के वृद्ध की ओर भी बस एक नज़र डाली। धड़ाम, वह भी विस्फोट होकर हवा में रक्त कुहासा बन गया। इस बार केवल आधा शरीर नहीं, पूरा का पूरा व्यक्ति ही गायब हो गया। अध्याय 20, ताबूतों को सील करना। आखिर तुम हो कौन? यू मो की केवल एक नज़र से ड्रैगन सोल के ग्रैंड मास्टर स्तर के एल्डर का विस्फोट होकर मर जाना देखकर ल्यूटाई खड़ा हुआ और शांत स्वर में पूछने लगा। ल्यूटाई स्वयं किसी ग्रैंड मास्टर को एक ही पल में विस्फोट करके नहीं मार सकता था, लेकिन उस ड्रैगन सोल एल्डर को मारना उसके लिए उंगली चटकाने जितना आसान था। यू मो ने फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जो लोग ल्यू परिवार से संबंधित नहीं हैं, उन्हें मैं 3 मिनट देता हूँ। यहाँ से चले जाओ। उसकी आवाज़ गर्जना की तरह गूंज उठी। उसके शब्द मानो कानून बन गए हों। गर्र गर्र गर्र, क्योटो के ऊपर काले बादल घिरने लगे। क्षण भर में सभी मेहमान डर गए। कोई भी ल्यू परिवार की हवेली में रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और सभी एक एक करके वहां से चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अज्ञानी लड़के, तुम डिवाइन कनेक्शन रेल्म की शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते। ल्यूटाई अब भी शांत था। वह 100 वर्ष से अधिक जी चुका था। अगर वह किसी युवा लड़के से डर जाए तो पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया उसका मजाक उड़ाएगी। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि अभी अभी उसका आसमान से गिरना यू मो की वजह से हुआ था। सिर्फ यू मो की उम्र देखकर ही वह उसे अपने स्तर का व्यक्ति मानने को तैयार नहीं था। उसका विश्वास था कि यू मो के पास कोई विशेष जादुई खजाना अवश्य होगा, और वह उस खजाने को उसके सक्रिय होने से पहले ही छीन सकता था। आध्यात्मिक ऊर्जा उग्रता से इकट्ठी होने लगी। एक भयंकर आंतरिक शक्ति यू मो की ओर बढ़ी। चेन्हा तुरंत आधा कदम पीछे हट गया। वह उस दबाव को सहन नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह आध्यात्मिक शक्ति यू मो तक पहुंचने से पहले ही ऐसे गायब हो गई, मानो समुद्र में पत्थर गिर गया हो। क्या तुम भी डिवाइन कनेक्शन रेल्म में हो? चेन्हा और उसके लोग ल्यू टाई को ऐसे देखने लगे जैसे वह कोई मूर्ख हो। ल्यू परिवार के पूर्वज की बुद्धि आखिर इतनी कम कैसे हो सकती थी? उनके स्वामी ने शुरू से अंत तक उसे ठीक से देखा तक नहीं। क्या उसे अब भी कुछ समझ नहीं आया? शायद औरतों ने उसकी सारी जीवन शक्ति ही निचोड़ ली थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इतनी कम उम्र में डिवाइन कनेक्शन रेल्म! ल्यू परिवार के सभी सदस्य यू मो को अविश्वास से देखने लगे। हाक्सिय मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में उम्र ही सामान्यतः शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन यू मो का रूप अत्यंत असाधारण था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भून, यू मो ने ऊपर देखा। ल्यू परिवार के सभी 53 सदस्य वहीं जमे हुए थे। लाल रंग की रोशनी ने उन्हें घेर रखा था। फॉलिंग फ्लेम थंडर रस्सियों की तरह उनके शरीरों से लिपटा हुआ था। वे हिल भी नहीं सकते थे। दांत भींचना, संघर्ष करना, लाचार होना और अंततः पूर्ण निराशा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेन्हा, मैं उपस्थित हूँ। इन सभी ल्यू परिवार के लोगों को ताबूतों में ठोककर सील कर दो। आज्ञा, स्वामी। 30 वर्षों से अधिक समय में चेन्हा ने आज जितनी विजय महसूस की थी उतनी कभी नहीं की। कोई मार्शल आर्ट्स परिवार या डिवाइन कनेक्शन रेल्म का विशेषज्ञ उसके स्वामी के सामने एक तुच्छ कुत्ते से भी अधिक महत्व नहीं रखता था। उसने अपने लोगों को आदेश दिया,
लियू परिवार के जिन सदस्यों की आंखों के अलावा शरीर का कोई हिस्सा नहीं हिल सकता था, उन्हें एक एक करके आड़ू की लकड़ी के ताबूतों में डाल दिया गया। फिर पूरी रात काले कुत्ते के खून में भिगोकर रखी गई लोहे की कीलों से उनके हाथ पैर ताबूतों में गहराई तक ठोक दिए गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सिर्फ एक दोपहर के भीतर सुबह तक संगीत और उत्सव से भरा लियू परिवार क्योटो से पूरी तरह गायब हो गया। अब वहां केवल गुलाबी रंग के ताबूतों से भरा एक आंगन था। हर ताबूत पर एक पीला ताबीज चिपका था जिस पर बिजली चमक रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। काम समाप्त होने के बाद यूमो तुरंत ग्रेट वॉल वापस नहीं लौटा। उसे महसूस हुआ कि दोनों बच्चियों की आभा अब ग्रेट वॉल पर नहीं थी। लगता था वे आज का कार्य पूरा करके जिंगया के साथ स्नैक स्ट्रीट में कुछ खाने चली गई थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वाह जिंगया, तुम्हारा बच्चा कब हुआ? कितना प्यारा है। जिंगया को वापस विश्वविद्यालय लौटते देखकर उसकी दोनों रूममेट उसे छेड़ने लगीं। अरे ऐसी बातें मत करो, ये मेरी दोस्त के बच्चे हैं, शी शी और शिन शिन। जिंगया का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वाह कितनी प्यारी हैं। दोनों रूममेट अपने आप को रोक नहीं सकीं। वे लगातार शीशी और शिन शिन के गाल खींचने लगीं। नमस्ते बड़ी बहनों। दोनों बच्चियों ने शिष्टता से अभिवादन किया। अरे कितने मीठे मुंह हैं। चलो बड़ी बहन तुम्हें क्योटो यूनिवर्सिटी का सबसे स्वादिष्ट खाना खिलाती है। इसके बाद पूरा समूह विश्वविद्यालय की स्नैक स्ट्रीट में घूमने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अभी भी समय काफी था। लियू परिवार के सभी लोगों को ताबूतों में बंद करके दंड देने के बाद यूमो वहां से निकलकर यू परिवार की ओर चला गया। यू परिवार क्योटो का सबसे बड़ा परिवार था। वे लियू जैसे परिवारों के विवाह समारोहों में कभी शामिल नहीं होते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चेन्हा के चले जाने के कुछ समय बाद लाल गुब्बारों से सजी शादी की एक कार धीरे धीरे लियू परिवार की हवेली में दाखिल हुई। अजीब है, इतने सारे मेहमान डरकर क्यों भाग रहे हैं? लैन परिवार के कंजैक्रेटेड एक्सपर्ट ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। उसने सुरक्षित रूप से लैन केके को लियू परिवार तक पहुंचा दिया। यही इस बार उसका कार्य था। लेकिन जैसे ही शादी की कार हवेली के अंदर पहुंची, एक भयानक दुष्ट आभा ने उसे घेर लिया। उसने सामने देखा, आंगन के बीचों बीच 53 आड़ू की लकड़ी के ताबूत शांतिपूर्वक रखे हुए थे। यह क्या है? लैन परिवार का कंजैक्रेटेड एक्सपर्ट और 2 अंगरक्षक लैन केके को कार से बाहर लेकर आए। लैन केके की सुंदर आंखें अविश्वास से भर गईं। पूरा लियू परिवार सुनसान पड़ा था। नौकर चाकर बहुत पहले ही भाग चुके थे। कंजैक्रेटेड एक्सपर्ट महोदय, लियू परिवार के साथ क्या हुआ? अंगरक्षकों ने जिज्ञासा से पूछा। शायद उन्होंने किसी शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है। पहले लैन परिवार लौटते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। और इसका क्या करें? एक अंगरक्षक ने लैन केके की ओर इशारा किया। इसे यहीं छोड़ दो। परिवार प्रमुख ने कहा है कि अब इसका लैन परिवार से कोई संबंध नहीं है। इसे वापस लौटने का अधिकार नहीं। कंजैक्रेटेड एक्सपर्ट ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। इसके बाद उन्होंने लैन केके के हाथ पैर बांध दिए और उसे उन 53 ताबूतों के सामने फेंक दिया। लैन केके की आंखों से आंसू बह निकले। उसका अपना पिता वास्तव में इतना निर्दयी था, लेकिन उसे इस बात का भी सुकून मिला कि अब उसे इतनी अपमानजनक मृत्यु नहीं मरनी पड़ेगी। वह जीभ काटकर आत्महत्या करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसके मन में शीशी और शिन शिन के प्यारे चेहरे उभर आए। बिना किसी कारण उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसी भयावह स्थान पर गहरी नींद में सो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यू परिवार की हवेली पहुंचकर यूमो ने अपनी उपस्थिति छिपा ली। फिर वह अपनी मां की आभा खोजने लगा। आखिरकार उसे कीन किंग एक बेहद आलीशान विला के सामने मिल गई। विला के अंदर कीन किंग लगभग 3-4 साल के एक छोटे बच्चे को उसकी उम्र के अनुसार बातें समझा रही थी। अनजाने में यूमो की आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई आश्चर्य नहीं कि मां की जीवन शक्ति इतनी स्थिर है, तो उन्हें अब जीने का नया सहारा मिल गया है। अपनी मां को अपने छोटे बेटे की इतनी ममता से देखभाल करते देखकर यूमो ने उनसे मिलने का अपना विचार पूरी तरह छोड़ दिया। उसकी मां अब अच्छी जिंदगी जी रही थी। आखिर मां का सम्मान बेटे के साथ बढ़ता है, और यू परिवार वंश को सबसे अधिक महत्व देता था। 4 घंटे तक दूर से अपनी मां को देखने के बाद यूमो चुपचाप चला गया। कीन किंग ने खिड़की की ओर देखा। उसे लगा जैसे वहां कोई खड़ा था, लेकिन उसका दिल अचानक इतना भारी क्यों हो गया? माँ, क्या हुआ? छोटे लड़के ने पूछा। कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे बड़े भाई की याद आ गई। कीन किंग ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। भैया, माँ, क्या मेरे बड़े भैया सचमुच इतने महान हैं? क्या वे मोमो के बड़े भाई से भी ज्यादा महान हैं? बच्चे ने मासूमियत से पूछा। हाँ, तुम्हारे बड़े भाई बहुत अद्भुत हैं। वे बचपन से बहुत बुद्धिमान थे, हमेशा कक्षा में सबसे आगे रहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा पास करके क्योटो यूनिवर्सिटी में भी प्रवेश लिया था।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। क्योटो यूनिवर्सिटी की स्नैक स्ट्रीट। अरे वाह, इन दोनों प्यारी बच्चियों को खाते हुए देखकर तो दिल ही पिघल जाता है। जिंग या की रूममेट ली जुएमिंग और चाओना लगातार दोनों बच्चियों से खेल रही थीं। अच्छा या तुम्हारा वह दोस्त क्या काम करता है? चाओना ने उत्सुकता से पूछा। वह शायद डॉक्टर है, जिंग या ने उत्तर दिया। वाह, डॉक्टर, स्थायी नौकरी, रहस्यमयी अंकल टाइप। बच्चे भी हैं, मतलब अनुभवी भी होंगे। हमारी छोटी या को भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। ली जुएमिंग हंसते हुए बोली। तुम लोग क्या क्या बोल रही हो? जिंग या ने शर्माते हुए डांटा। असल में जिंग या पहले से ही किसी और को पसंद करती थी। वह उसके भाई की उम्र का एक लड़का था। जहां तक यूमो की बात थी, वह उसके प्रति केवल सम्मान और प्रशंसा महसूस करती थी। अरे, सच में नाराज हो गई। सुनो, तलाकशुदा अंकल जिनके बच्चे हों, वे लोगों का सबसे अच्छा ख्याल रखते हैं। तुम दोनों बच्चों के सामने कुछ सामान्य बातें नहीं कर सकती। जिंग या ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, अब गंभीर बात करते हैं। तुम दोनों के पास कौन सी गंभीर बात होगी? या हम सब जानते हैं कि तुम्हारी सगाई चेंग परिवार के बड़े युवा स्वामी से तय हुई है। वह हरामी बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। हम तुम्हें ऐसे रंगीन मिजाज आदमी के हवाले नहीं होने देंगे। ली जुएमिंग ने गंभीरता से कहा। वह सगाई मेरे माता पिता ने तय की थी। मुझे इसके बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था। मैं बात करते करते जिंग या ने सामने देखा। या अगर तुम्हें सच में कोई पसंद आ जाए तो उम्र मायने नहीं रखती। बच्चे होना भी मायने नहीं रखता, वह चाहे कोई राक्षस ही क्यों ना हो। तुम पापा। ली जुएमिंग की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दोनों छोटी बच्चियां खुशी से चिल्लाते हुए दौड़ीं और सीधे यूमो की बाहों में कूद गईं। भैया यूमो। जिंग या भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। उद्धरण चिन्ह ... हे भगवान। जैसे ही ली जुएमिंग और चाओना ने यूमो को देखा, दोनों की आंखें उसी पर टिक कर रह गईं।